और मेरे शेरों, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा अबाउट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल्स। वहाँ तक हमारा पूरा टॉपिक कवर अप हो गया था एंड आई गेस आपने वीडियो बहुत तमीज़ से देखी होगी, क्योंकि प्रिपरेशन मेथड में मैंने आपको जो ग्रिग्नार्ड वाला मेथड बताया है, मतलब रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद ग्रिग्नार्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, देयर आफ्टर फिनॉल का डिस्कशन और फाइनली ईथर का डिस्कशन। और मेरी बात ध्यान रखना, ईथर में जो क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे बोर्ड्स के बाद क्रॉस वेरीफाई करना, वही क्वेश्चंस आएंगे। तो जो बच्चा इसको पढ़ लेगा, अच्छे से समझ लेगा, बेनिफिट कर लेगा वो पूरा का पूरा। आ रही बात समझ में? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आते हैं जी फिजिकल प्रॉपर्टी पे। अब देखो, आपको धीरे धीरे ना जादू होता हुआ नजर आएगा। जादू होता हुआ नजर क्यों आएगा? क्योंकि जो बच्चा चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर रहा है, जो एक अच्छा बच्चा है, प्यारा बच्चा है, उसने सारी वीडियो तमीज से देखी है, तो उसको पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी कौन सी आने वाली है? सॉल्युबिलिटी। बदलेगा नहीं, सेट पैटर्न है। सेट पैटर्न में तभी सिखाया जा रहा है ताकि चीज़ दिमाग में रिटेन रहे। तो सॉल्युबिलिटी का अगर हम फैक्टर जज करें तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? पहले एल्कोहल के मॉलिक्यूल को देखना पड़ेगा कि क्या एल्कोहल का मॉलिक्यूल एलिजिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। ये हमारा एल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया, सामने मैंने पैरेलल में इसके बना दिया वाटर का मॉलिक्यूल। अगेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी तो हमें पता है यहाँ पे H बॉन्डिंग लग रही है, देयरफॉर द आंसर इज यस, alcohols are soluble in water. Alcohols are soluble in water because they are able to form intermolecular hydrogen bonding with water molecules. बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो वाटर में सॉल्युबल होंगे। बट अगेन वही बात कि जैसे जैसे एल्काइल पार्ट बढ़ता जाएगा, तभी से बात को सुनिएगा, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर सेम रीजन आ रहा है, बार बार सॉल्युबिलिटी के पीछे पैरामीटर वही आ रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर सॉल्युबल है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद नेक्स्ट पैरामीटर कि अगर आपको जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ाता हुआ दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेनॉल दे दिया, उसके बाद इथेनॉल दे दिया, उसके बाद प्रोपेनॉल दे दिया, C3H7OH, तो एक बेसिक सी बात, विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। व्हाई डिक्रीजेस? बिकॉज एज द एल्काइल पार्ट इंक्रीजेस, या फिर ड्यू टू इंक्रीज इन द हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ एल्काइल पार्ट। एल्काइल पार्ट आपका जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, बल्कि होता जाएगा, वैसे वैसे वो OH ग्रुप के इफेक्ट को मास्क करना स्टार्ट कर देगा, OH ग्रुप को ढकना स्टार्ट कर देगा। बात आ रही है समझ में? एक एग्जांपल लेके मैं समझा लेता हूं आपको, बहुत छोटी सी बात है, जल्दी कवर अप हो जाएगी। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने C3H7OH लिया, ये हमारा CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसके साथ एक हमारा कार्बन यहाँ पे अटैच हो गया, या फिर चीज़ों को बहुत तरीके से लिखें और अच्छे से एक्सपेंड कर कर, तो ये CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसके साथ एक कार्बन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो गया जिसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और फर्दर एक कार्बन और प्रेजेंट हो गया जिसके साथ फर्दर 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो जैसे जैसे आपके एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे वो OH ग्रुप को मास्क करना स्टार्ट कर देंगे, OH ग्रुप के इफेक्ट को नलिफाई तो नहीं बोलेंगे, OH ग्रुप के इफेक्ट को ढकना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे जैसे OH ग्रुप हमारा ढकता जाएगा, उसके वाटर के कांटेक्ट में आने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, और वाटर के कांटेक्ट में आने की टेंडेंसी कम होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट वीक होगा, अल्टीमेटली सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ज्यादा डेप्थ में आपसे पूछा नहीं जाता, मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है, विद इंक्रीज इन एल्काइल पार्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स डिक्रीजेस। This is because of hydrophobic nature of alkyl group. Simple as that, simple सा आंसर कि जैसे जैसे alkyl group बड़ा होता जाएगा solubility डिक्रीज होती जाएगी ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर, वाटर रिपेलिंग नेचर ऑफ alkyl group। क्लियर है? आते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, सॉल्युबिलिटी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें बाय डिफॉल्ट पता है कौन सी आने वाली है? बॉइलिंग पॉइंट। और हमसे पूछा जाएगा कि एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट, सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, गारंटी दे रहा हूं, सेट पैटर्न का क्वेश्चन है कि आपको पूछा जाएगा कि व्हाई एल्कोहल्स हैव मच हायर या फिर हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू हेलो एल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। मतलब अगर मैंने ले लिया यहाँ पे C2H5OH और साथ में ले लिया मैंने C2H5Cl, इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि इथाइल ग्रुप तो कॉमन है, बस यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन का ग्रुप प्रेजेंट है। तो बोलेगा कि व्हाई डू एल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एल्काइल या फिर हेलो एल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो सर आंसर अभी भी नहीं बदलने वाला। This is because the molecules of alcohols are associated by intermolecular hydrogen bonding. एक मॉलिक्यूल एल्कोहल का दूसरे एल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ कौन सी बॉन्डिंग लगा रहा है? H बॉन्डिंग। ये भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में H बॉन्डिंग लग रही है। Therefore it becomes difficult, स्टेटमेंट में आपको वो बता रहा हूं बिल्कुल जो आप एज इट इज लिख के आ सकते हैं। Therefore it becomes difficult to separate the molecules into vapor phase which accounts for their higher boiling point। क्योंकि इन दोनों के बीच में H बॉन्डिंग लग रही है तो इनको वेपर फेज में कन्वर्ट करना मुश्किल है, रिक्वायर्ड टेंपरेचर ज्यादा है, which accounts for their higher boiling point। क्योंकि यहाँ पे तो H बॉन्डिंग लगती ही नहीं है। अगर आपने तमीज से वीडियो देखी है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई स्कोप नहीं होता, तो कौन सी फोर्सेज ऑपरेट होती हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेज। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है?
अब बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ये पहला पैरामीटर, और अगर आपने वीडियो तमीज से देखी है तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने बताया, इसको हटा दूं पहले मैं, ये तो हमें क्लियर हो गया, मतलब पहला रीजन बेस्ड क्वेश्चन कि व्हाई अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू हैलोअल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, इसको हटा रहा हूं मैं। अब बॉइलिंग पॉइंट के अंदर सेकंड पैरामीटर क्या आएगा, जो कि बच्चों वाली बात है कि अगर मैं मिथाइल अल्कोहल, बहुत अच्छे से बातों को सुनना, अगर मैं मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूलर मास को कंपेयर, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करूं तो किसका ज्यादा होगा, इथाइल अल्कोहल का। बॉइलिंग पॉइंट में सेकंड पैरामीटर कौन सा आ जाएगा कि अगर मैं मीथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट को इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से कंपेयर करूं तो किसका ज्यादा होगा, इथेनॉल का, क्योंकि हमें पता है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीजेस व्हिच अकाउंट्स फॉर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, बच्चों वाली बात। लेकिन थर्ड पैरामीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड पैरामीटर हैलोअल्केन्स में भी इंपॉर्टेंट बताया, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। वहां पे होता था फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे हो जाएगा फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल। आई रिपीट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल। आइसोमेरिक अल्कोहल का मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास 3 डिग्री के अल्कोहल गिवन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और तीसरा गिवन है 3 डिग्री, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 1 डिग्री वाले का, उससे कम होगा 2 डिग्री वाले का, लीस्ट किसका होगा 3 डिग्री वाले का। रीजन ऑल्दो हम वहां पे समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं दे देता हूँ कि सर जो हमारे पास लेट से मैंने 5 कार्बन का ले लेते हैं, अगर हमारे पास 5 कार्बन वाला 1 2 3 4 5 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन वाला अल्कोहल प्रेजेंट है, तो ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मैक्सिमम एक्सटेंट तक कांटेक्ट में आएगा, मैक्सिमम सरफेस एरिया विल बी कांटेक्ट इन ईच अदर एंड हेंस एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल बी मैक्सिमम व्हिच अकाउंट्स फॉर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। कॉन्ट्रेरी टू दिस 2 डिग्री वाले के अंदर क्या हो जाएगा कि सर जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ लिंक्ड है। थोड़ा सा इसको नीचे बना लेते हैं तो आराम से आ जाएगा। हाँ जी, ये जो 2 डिग्री हमारा वाला अल्कोहल का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मैक्सिमम कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, और मैक्सिमम कांटेक्ट या फिर मैक्सिमम एक्सटेंट तक कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। इट अकाउंट्स फॉर कंपैरेटिवली लेस बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू 1 डिग्री। और क्योंकि 3 डिग्री के अंदर जो हमारा 3 डिग्री वाला अल्कोहल प्रेजेंट होगा, उस केस में तो बिल्कुल एक्सट्रीम पार्ट है कि ऑब्वियस सी बात है द 2 मॉलिक्यूल्स आर इन मिनिमम कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप अज्यूम कर लेगा। अब बोलोगे since in case of 3 degree alcohol the molecules assumes almost spherical shape which accounts for decrease in surface area in contact with each other and ultimately accounts for their lowest boiling point as compared to 1 degree and 2 degree alcohol। बहुत सिंपल सी बात है, स्फेरिकल शेप अज्यूम कर लेगा और स्फेरिकल शेप अज्यूम करने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट हो जाएगा। अगर आपको अपना आंसर बहुत प्रिसाइज तरीके से फ्रेम करना है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है, तो पहले आप ये ऑर्डर लिख दोगे। सबसे पहली बात आपने ऑर्डर फ्रेम कर दिया, उसके बाद आप कोई भी एग्जांपल लेकर 5 कार्बन वाला मैंने अल्कोहल लिया तो 5 कार्बन वाला ये हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और उसके बाद आप स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हो। मैंने वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करी है, आप स्केलेटन चेन मत लिखना। जिस चेन के अंदर हाइड्रोजन रिप्रेजेंटेड नहीं होता उसको बोलते हैं स्केलेटन चेन, लेकिन आप कोशिश करना रिप्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए, क्योंकि आपका लैंडस्केप मोड में कॉपी होगी या फिर अच्छी खासी लेंथ होती है आपकी कॉपी की, तो बड़े आराम से आप पूरी स्केलेटन चेन के अलावा सारा आप मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन कर पाओगे और बाद में आप स्टेटमेंट फ्रेमिंग कर दोगे कि सिंस इन 1 डिग्री अल्कोहल, तीनों के लिए अलग अलग लाइन लिख सकते हो चाहो तो, सिंस इन 1 डिग्री अल्कोहल द मॉलिक्यूल्स आर इन मैक्सिमम कांटेक्ट विद ईच अदर ड्यू टू मैक्सिमम सरफेस एरिया, it accounts for their highest boiling point 2 डिग्री के अंदर। और फाइनली 3 डिग्री के अंदर मेन स्टेटमेंट आती है, since the molecules of 3 degree alcohols assumes almost spherical shape therefore the surface area in contact with each other is the least which accounts for their lowest boiling point, simple as that। तो बॉइलिंग पॉइंट में सर सेट पैटर्न है, एक बार सेट पैटर्न हमने हैलोअल्केन में अगर समझ लिया होगा, मुझे नहीं पता आपने समझा है कि नहीं, बट अगर एक बार एज एन ओबीडियंट स्टूडेंट आपने एक बार समझ लिया होगा तो आपको अल्कोहल में इतना टाइम इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और फिर सीधा हम जंप कर सकते हैं हमारे मेन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि मेन तो 2 ही बातें होती हैं सर हर चैप्टर में जो बदलती हैं। कौन सी? प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, 2 ही फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। तो सीधा आते हैं इसके बाद सीपी। सीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट? केमिकल प्रॉपर्टी, है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसकी जो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है आप उनको 3 ब्रॉड ब्रांचेस में बांट सकते हो। थोड़ा मैं पेस स्लो कर रहा हूं क्योंकि यहाँ से चीजें अब हमें सीखनी है, नया सीख रहे हैं, कुछ पार्ट नया है, कुछ पार्ट पुराना है, देखेंगे। 3 ब्रांचेस में आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को बांट सकते हो। कौन कौन सी तमीज से सीखना, और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अभी बता दूंगा कौन सा। अल्कोहल के मॉलिक्यूल को मैं कैसे लिख सकता हूं? ROH, तमीज से देखिएगा। अल्कोहल के मॉलिक्यूल को मैं कैसे लिख सकता हूं? ROH। तो जो हमारी फर्स्ट ब्रांच होगी केमिकल प्रॉपर्टी, इट विल इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ
बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब हम सारी केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। बात समझ रहे हो? ऑब्जर्व कर लेना, इसके अंदर जितनी भी सब रिएक्शंस आएंगी इट विल इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पहली ब्रांच। सेकंड ब्रांच के अंदर हम कहां पे बॉन्ड तोड़ रहे होंगे सर? सेकंड ब्रांच के अंदर हम बॉन्ड तोड़ेंगे बिटवीन द एल्काइल ग्रुप एंड द OH ग्रुप, मतलब यहां पे सिर्फ OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। थोड़ी बहुत बातें आई गेस आपको चमक रही होंगी कि OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, तो शायद हमने पढ़ रखी है, देखेंगे क्या पता। और थर्ड रिएक्शन होती है इन्वॉल्व्स बोथ एल्काइल ग्रुप एंड OH ग्रुप, मतलब थर्ड रिएक्शन के अंदर एल्काइल ग्रुप का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और OH ग्रुप का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एल्काइल ग्रुप होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है। पहले हमने वाला बॉन्ड तोड़ा तो हमारी पहली ब्रांच बन गई केमिकल प्रॉपर्टी की, फिर हमने एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ा तो सेकंड ब्रांच बन गई, और थर्ड ब्रांच के अंदर हम दोनों ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट करेंगे। आ गई बात समझ में? अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देता हूं कि इसके अंदर हमने पढ़ना क्या क्या है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, पहली ब्रांच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और पहली ब्रांच का पहला रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अंदर ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन। पहला है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। इसमें हम सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल एसिडिक क्यों होते हैं, आप कैसे पता लगाओगे कि वाई अल्कोहल्स आर एसिडिक नेचर, या फिर उसके अलावा 1 डिग्री 2 डिग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है और क्यों। और उसके बाद बच्चों वाली बात है, हमें सिर्फ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करनी है। रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन। थर्ड होगा उसके बाद एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आई गेस कुछ बच्चों ने इसका नाम सुन रखा होगा क्योंकि 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। एस्टेरिफिकेशन मतलब एस्टर्स का फॉर्मेशन होना, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होना, एस्टेरिफिकेशन। फिर फोर्थ होता है उसके बाद रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, अगर आपने सीख ली हैं चीजें, क्योंकि मैं अमीन्स वाले चैप्टर में भी इसको बता चुका हूं कि एसिड हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है। एसिड का हेलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि अगर यहाँ पे Cl ग्रुप नहीं होता और टेक्निकली यहाँ पे RCOH ग्रुप होता तो आप इसको क्या बोलते हैं? एसिड। बट एसिड में से OH ग्रुप हटने के बाद जब हेलोजन आ जाता है तो एसिड का हेलोजन डेरिवेटिव इज नोन एज एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड। और साथ के साथ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड को कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखते हैं? RCO का होल ट्वाइस ऑक्सीजन, RCO का होल ट्वाइस ऑक्सीजन। अब जिन बच्चों को एसिड एनहाइड्राइड नहीं पता, थोड़ी सी देर के लिए फटाफट से चीजों को सीखना कि जब दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, तमीज से सीख लीजिएगा, बहुत तमीज से, जब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, मैंने दोनों एसिड के मॉलिक्यूल्स लिखे हैं बस आपको समझाने के लिए, बिल्कुल मिरर इमेज टाइप बनाया है। तो जब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, तो जरा देखते हैं कॉमन पार्ट क्या है। RCO इसमें भी है, RCO इसमें भी है, तो मैंने क्या लिख दिया? RCO का होल ट्वाइस, और ये जो ऑक्सीजन है दोनों की कॉमन शेयरिंग में आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया। और क्योंकि दोनों एसिड के मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ है, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब बिना पानी का, तो तभी उसको क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। बहुत बच्चों वाली बात, आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी मेजर रिएक्शन रहने वाली है एल्कोहल के अंदर। हाँ जी, अब एक बार हमें फर्स्ट ब्रांच समझ में आ गई। अब मजे की बात क्या है, जरा आप देखो। मजे की बात क्या है कि सर ये ब्रांच हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, कैसे, अपने आप कमेंट सेक्शन में बताना। 3 रिएक्शन आती हैं इसके अंदर। रिएक्शन विद HX पहचानिए, आप सीख चुके हैं, बस मुझे चैप्टर का नाम बता दो, और प्रिपरेशन मेथड की फ्लो चार्ट में पढ़िए, केमिकल प्रॉपर्टी में एटलीस्ट बताओ तो चीजें जल्दी पता चलेंगी। आया समझ में? नहीं आया? रिएक्शन विद HX सेकेंड है, उसके बाद रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5, दोनों में से कोई भी। अगर आपने सिंसियरली वीडियोस देखी हैं तो आप बहुत जल्दी जवाब दे पाओगे। एंड लास्ट इज रिएक्शन विद SOCl2, क्योंकि असल में आप इस रिएक्शन में कर क्या रहे हो? OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, रिएक्शन विद HX करवाना, PCl3 या फिर PCl5 करवाना, एंड रिएक्शन विद SOCl2 करवाना। चलो मैं ही आंसर आपको बता देता हूं, ये आपने पढ़ी है सारी की सारी हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड में। हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड की पहली ब्रांच रिएक्शन विद अल्कोहल से हम बना सकते हैं, तो वही 3 सब केसेस हैं, तो इसके अंदर हमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे आपने पढ़ लिए हैं, तो सारे पैरामीटर्स वही फॉलो अप होते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज डार्जिन रिएक्शन। PCl3 PCl5 और HX के अंदर मेन कौन सा होता है? लूकास रिएजेंट, राइट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है क्योंकि इसके अंदर आती है 3 रिएक्शंस। कौन कौन सी 3 रिएक्शन? पहली का नाम है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब आई गैस आप समझते होंगे, लॉस ऑफ वाटर करवाना है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया? लॉस ऑफ वाटर करवाना है। सेकेंड रिएक्शन होती है उसके बाद ऑक्सीडेशन। कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन। और थर्ड रिएक्शन होती है डिहाइड्रोजनेशन। टर्म्स में कंफ्यूज मत होना बाबूजी, बहुत माइनर वर्ड्स का डिफरेंस है।
दिस इज डिहाइड्रेशन, मतलब हमारी बॉडी में भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, जैसे आपको पता है, तो मतलब वाटर की कमी होना, तो मतलब वाटर का लॉस करवाने इस रिएक्शन से, तो डिहाइड्रेशन। कॉन्ट्रारी टू दिस, इसका नाम है डिहाइड्रोजनेशन, तो वाटर का लॉस नहीं होगा, H2 का लॉस होगा। किसका लॉस होगा? H2 का लॉस होगा। बात आ रही समझ में? जब हम कंटिन्यूअसली इन चीजों को रिवाइज करते हैं, तो मैंने एक ट्रिक सी बना रखी है, फिर आपने भी अगर ऑब्जर्व करा हो तो हम बार बार बोल सकते हैं कि द थर्ड ब्रांच कंप्राइजेस ऑफ 3 रिएक्शंस व्हिच कैन बी एब्रिविएटेड एज DOD, डू नॉट डिस्टर्ब, नहीं, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन। तो ये पूरी बातें हमें डिस्कस करनी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मजे की बात सारी हम पढ़ चुके हैं, तो मेन टाइम हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है? मेजर तो सर बस इसके अंदर इन्वेस्ट होगा, बाकी बच्चों वाली बात है, बहुत ही बच्चों वाली बात है, और उसके अंदर फिर इंपॉर्टेंट रिएक्शन से तीनों है, और इन तीनों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में बोर्ड्स में बहुत बार पूछी जा चुकी है ना जी। जिस बच्चे ने ऑक्सीडेशन सीख ली, जिस बच्चे ने ऑक्सीडेशन सीख ली उसको बाय डिफॉल्ट डिहाइड्रोजनेशन समझ में आ जाती है। और ये सीखने का एक और फायदा है कि आपको एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का प्रिपरेशन मेथड भी आ जाता है, क्योंकि ये वाली रिएक्शन अगले वाले चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन मेथड बन के सामने आती है। राइट है? तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे एक एक करके। हाँ जी, तो पहली ब्रांच हमारी कौन सी हो गई? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, और सीधा आते हैं उसके अंदर पहली रिएक्शन में, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स, की एल्कोहल्स एसिडिक नेचर पोजेस करते हैं, बहुत माइनर एसिडिक नेचर, बट दे आर एसिडिक नेचर। इसके लिए एक रिएक्शन बना लेते हैं कि ROH का रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करवाओगे, एल्कोहल का रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करवाओगे, तो रिवर्सिबल डायरेक्शन में इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एल्क ऑक्साइड आयन, आई रिपीट एल्क ऑक्साइड आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन। कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। वाटर के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट था, वाटर ने अपना लोन पेयर, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो वाटर ने अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। और क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा बॉन्ड विड्रॉ कर लिया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन वाला बॉन्ड पूरा विड्रॉ कर लिया, तो ये जो आयन बनता है दिस इज नोन एज एल्क ऑक्साइड आयन। कौन सा आयन? एल्क ऑक्साइड आयन। ये था एल्कोहल, ये बन गया एल्क ऑक्साइड आयन। अब एक टर्म मैं आपको बहुत प्रिसाइज तरीके से सिखा रहा हूं, क्योंकि ये टर्म्स का इस्तेमाल होने वाला है। आप अगर बोल रहे हो ये एल्कोहल इज एसिड, बहुत तमीज से बात को सुनना, अगर आप बोल रहे हो एल्कोहल इज एसिड, तो पक्की बात है एल्कोक्साइड आयन विल बी कॉन्जुगेट बेस। अगर इक्विलिब्रियम चैप्टर हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो हमें सिखाया जाता था कि एसिड और बेस का कॉन्जुगेट पेयर बनता है। कैसे पहचानते हैं? बहुत प्रिसाइज तरीके से बताऊंगा बातों को, क्योंकि काम में आने वाली 2-4 टेक्निकल टर्म सामने आएंगे। कि एल्कोहल या फिर एसिड उसको बोलते हैं जिसमें एक H पॉजिटिव आयन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इट्स कॉन्जुगेट बेस। नहीं आया समझ में? RO वाला पार्ट इसमें भी है, RO वाला पार्ट इसमें भी है, बट दोनों में किस चीज का डिफरेंस आ रहा है? एक प्रोटॉन का ही तो डिफरेंस आ रहा है। जो प्रोटॉन यहां से रिलीज हुआ वही तो वाटर के साथ जाकर अटैच हुआ। तो ऐसे दो स्पीशीज जिसमें सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन का फर्क होता है इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और एसिड किसको बोलते हैं? जिसके पास H पॉजिटिव ज्यादा होता है, और बेस किसको बोलते हैं? जिसके पास एक H पॉजिटिव कंपैरेटिवली कम होता है। बात आई समझ में? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एल्कोक्साइड आयन इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ एल्कोहल? यस सर, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि व्हाई एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। एल्कोहल्स एसिड क्यों है नेचर में? पता तो चल गया एसिड है, क्योंकि जो चीज प्रोटॉन रिलीज करती है, इसने प्रोटॉन रिलीज करा, वही तो वाटर के साथ अटैच होकर हाइड्रोनियम आयन बनाया। तो ये बात तो पक्की हो गई साबित कि सर एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। बट क्यों है एसिडिक? तो इसका अगर रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत प्रिसाइज है। सर दिस इज बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज पोलर। पोलर बॉन्ड है। क्यों बॉन्ड पोलर है? बिकॉज ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या बनती है? दिस इज बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, देयरफॉर H पॉजिटिव या फिर प्रोटॉन इज रिलीज्ड व्हिच अकाउंट्स फॉर इट्स एसिडिक इन नेचर। बहुत बच्चों वाली बात है। सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड पोलर है क्योंकि इनमें EN डिफरेंस है, जिसकी वजह से H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा और इसके एसिडिक नेचर को अकाउंट करेगा। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट रीजन बेस्ड क्वेश्चन पे, कि अगर आइसोमेरिक एल्कोहल्स ले लिए जाएं, आई रिपीट, अगर आइसोमेरिक एल्कोहल्स ले लिए जाएं तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉर्मूला ले लिया C5H11OH, और इसमें हम 3 डिग्री के अल्कोहल्स बना सकते हैं, 3 अलग अलग डिग्री के अल्कोहल बना सकते हैं। पहला हमारा कौन सा बन जाएगा? सिंपल फॉर्म में अगर मैं लिखूं, या फिर अगर मैं ये फॉर्मूला भी नहीं ले रहा, चीज़ों को और सिंपल तरीके से प्रिसाइज कर दे रहा हूं समझाने के लिए, कि एक 1 डिग्री अल्कोहल बना लेते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या हो गया सर? CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यही तो मतलब होगा 1 डिग्री अल्कोहल का। सर जो कार्बन OH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा, बाकी अपनी वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या हो जाएगा?
सर जो कार्बन OH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है वो अपनी दो वैलेंसी कार्बन के साथ सेटिस्फाई करेगा, टू डिफरेंट कार्बन के साथ सेटिस्फाई करेगा, देन सच एन अल्कोहल इज सेड टू बी 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। और सर टर्शरी अल्कोहल किसको बोलेंगे? बहुत सिंपल बात, जो कार्बन OH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है अगर वो अपनी तीनों की तीनों वैलेंसी 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई करे, देन सच एन अल्कोहल इज सेड टू बी टर्शरी अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। अब दिमाग लगाते हैं, देखो अगर आपका बेस कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो आगे के आपके सारे आंसर इस बेसिस पे आने वाले हैं। तमीज से सुनना, आपने रीजन क्या दिया था कि अल्कोहल एसिड है ही क्यों? अल्कोहल एसिड है ही क्यों? क्योंकि सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर है। और बॉन्ड पोलर क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन कहता है मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे मतलब नहीं है, मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो किससे मतलब में इलेक्ट्रॉन्स छीनता है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रिलीज हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इसकी प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जस्टिफाइड, कोई दिक्कत तो नहीं, यही तो रीजन है। अब जरा चेक करते हैं सर यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है इसका कैसा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट। कैसा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? ये कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज कर रहा है। अब अगर कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज होगी तो ये कार्बन बदले में किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे रिलीज कर देगा? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन को इससे मतलब नहीं है कि उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से मिल रही है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसको बस इससे मतलब है कि उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलनी चाहिए। भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहता है मुझे तो बस इलेक्ट्रॉन्स की भूख है, अब वो भूख कोई भी शांत करे मुझे मतलब नहीं है। आ रही बात समझ में? इस वाले केस में क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड था, उसमें हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा था, अपनी भूख किससे सेटिस्फाई कर रहा था? हाइड्रोजन से। तो यहां से हाइड्रोजन को H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में रिलीज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती थी। एक्चुअल में ये वाला केस और ये वाला केस सेम ही है। अब हो क्या रहा है अगर हम देखें चीजों को कि अल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट। कैसा? प्लस आई इफेक्ट। अल्काइल ग्रुप कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा, कार्बन बदले में ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज कर देगा और ऑक्सीजन कहेगा जब मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है पीछे से कार्बन से तो मैं हाइड्रोजन से क्यों खींचूं? तो कंपैरेटिवली इसकी हाइड्रोजन से या फिर हाइड्रोजन से बॉन्ड खींचने की टेंडेंसी कम होगी, तो एसिडिक नेचर कम होगा। कम होगा किसके कंपैरिजन में? ये अभी डिस्कस नहीं कर रहे। कंपैरेटिवली इसका हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल होगा। अब आते हैं 2 डिग्री अल्कोहल में। इस कंपाउंड के अंदर यहां से भी प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, यहां से भी प्लस आई इफेक्ट आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, दो जगह से प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, मतलब ये वाला अल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज कर रहा है, ये वाला अल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज कर रहा है। अब दोनों साइड से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है तो दोनों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन किसके पास शिफ्ट करेगा? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन कहेगा बहुत अच्छी बात है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, तो अब इसकी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की टेंडेंसी और कम हो जाएगी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। चीजें आ रही है समझ में? मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेंथ से बॉन्ड खिंचता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। बट जैसे जैसे आप ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करते जाओगे ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स खींचने की टेंडेंसी होगी कम, इलेक्ट्रॉन्स खींचने की टेंडेंसी होगी कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी कम। उसके बाद देखते हैं क्या और है। सर यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और ड्यू टू 3 टाइम्स प्लस आई इफेक्ट द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज लीस्ट पोलर। यहाँ पे बॉन्ड बहुत कम पोलैरिटी वाला हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि उसको ऑलरेडी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ऑलरेडी उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। तो क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बहुत कम पोलर है तो हाइड्रोजन का निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है और हाइड्रोजन का निकलना जितना ज्यादा मुश्किल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। तो अगर मैं ऑर्डर जज करूं तो 1 डिग्री अल्कोहल्स आर मोस्ट एसिडिक, 2 डिग्री आर कंपैरेटिवली लेस एसिडिक एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स आर लीस्ट एसिडिक। बहुत बच्चों वाली बात है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से। कैसे भी बोल सकता है, या तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री दे देगा या फिर आपको कंपाउंड्स का नाम बोल देगा। जैसे कोई भी आपको 1 डिग्री वाले कंपाउंड का नाम दे देगा और 2 डिग्री वाले कंपाउंड का नाम दे देगा और बोलेगा दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो एंड ऑल्सो जस्टिफाई द रीजन फॉर योर आंसर। तो आंसर बहुत ज्यादा ईजी है। ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बिकम्स लेस पोलर. As a result, the tendency to release H positive ion decreases, which accounts for decrease in acidic strength. However, या फिर contrary to 1 degree compound, in case of 2 degree compounds, due to plus I effects from 2 alkyl groups, I repeat, due to plus I effect from 2 alkyl groups, the bond between oxygen and hydrogen becomes even less polar, which accounts for lesser acidic strength. और इस केस में तो आप क्या बोलोगे? Due to 3 times the plus I effect from alkyl groups, the bond between oxygen and hydrogen becomes least polar. Therefore, the tendency to release hydrogen is least, which accounts for its least acidic strength. आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात हमारी क्लियर हो गई, एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपको सिखा दिया गया। अब जरा दिमाग लगाते हैं, ये बात तो रही। अब अगर मैं अल्कोहल का, क्योंकि सबसे बेसिक अल्कोहल कौन सा है हमारा? ये वाला।
अगर मैं एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को वाटर से कंपेयर करूं, क्योंकि वाटर के अंदर भी तो सेम कंडीशन है, वाटर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। हमने एक चीज सीखी होती है, वाटर सेल्फ आयनाइज हो जाता है। सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत H पॉजिटिव मीडियम में प्रेजेंट होगा वाटर में और थोड़ा बहुत OH नेगेटिव भी होगा। तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि आउट ऑफ एल्कोहल एंड आउट ऑफ वाटर विच इज मोर एसिडिक। ये भी हल्का सा एसिडिक है, ये भी हल्का सा एसिडिक है, बट इन दोनों में भी कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बुद्धि का प्रयोग करते हैं। सर OH ग्रुप यहाँ पे भी नजर आ रहा है, कंपैरिजन से सारे आंसर आ जाते हैं। पहले कॉमन पार्ट देखो, OH ग्रुप यहाँ पे भी है, OH ग्रुप यहाँ पे भी है, तो OH ग्रुप के तो बेसिस पे आंसर नहीं आ सकता। पॉइंट ऑफ डिफरेंस चेक करते हैं। सर यहाँ पे प्लस क्या नाम है आपका, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ पे हाइड्रोजन का नल इफेक्ट होता है, क्योंकि हमें सिखाया गया हाइड्रोजन का कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर नहीं किया जाता। और क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, देयरफॉर द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज लेस पोलर एज कंपेयर टू द OH बॉन्ड प्रेजेंट इन वाटर। मतलब रीजन भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं। द OH बॉन्ड इन एल्कोहल इज लेस पोलर ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, but the OH bond in water is comparatively more polar as hydrogen has null inductive effect which accounts for its higher acidic strength. So out of alcohol and water, which is more acidic? Water is more acidic as compared to alcohol. अब अगर आपको रीजन लिखना है तो मैंने आपको बता दिया, आप थोड़ा इसको पॉज करके थोड़ा स्लो डाउन करके भी लिख सकते हो, और नोट्स में तो ऑब्वियसली बात आपको रीजन मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर अप हो गया, और बस ये एस्पेक्ट हमारा कवर अप हुआ। अब फटाफट से हम किसकी तरफ स्विच कर जाएंगे, इसकी केमिकल रिएक्शंस की तरफ, मतलब कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है। अब ध्यान रखना, अगर एक बार आपके दिमाग में ये चीज बस गई है कि अल्कोहल एसिडिक होता है नेचर में, तो एसिडिक नेचर वाली ही केमिकल रिएक्शन शो करेगा। आई रिपीट, एसिडिक नेचर वाली ही केमिकल रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, कौन कौन से हमने रिएक्शन लिखी हैं, वही रिएक्शन हमें करवानी है। पहली आपने लिखी है रिएक्शन विद सोडियम, तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, है ना, आगे के लिए भी बचा के रखना है। रिएक्शन विद सोडियम। अब सोडियम एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सॉरी एक मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है या फिर एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये बात हमने सीखी हुई है ना 9-10 स्टैंडर्ड से कि सर सोडियम तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है। और 9-10 की बात क्या छोड़ो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी तो सीखी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे। तो थोड़ा अगर हम दिमाग का इस्तेमाल कर लें तो इसकी GR क्या हो जाएगी कि सर अगर एल्कोहल के मीडियम में आप सोडियम मेटल डाल दोगे, अगर आप एल्कोहल के मीडियम में सोडियम मेटल डाल दोगे, तो सोडियम बीइंग मोर रिएक्टिव इन नेचर एल्कोहल के अंदर से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा देगा या फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देगा। तो क्या रिएक्शन बनेगी सर, सोडियम एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा या फिर सोडियम एल्कोक्साइड हमारा ये बन जाएगा, और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। बट यहाँ पे तो सर एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, तो ऑब्वियस बात है इक्वेशन हम बैलेंस कर लेंगे। ये ट्वाइस हो जाएगा, ये भी ट्वाइस हो जाएगा, और ये भी ट्वाइस हो गया, तो सोडियम भी हमारा ट्वाइस हो जाएगा, सोडियम भी ट्वाइस हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप एल्कोहल के बीकर के अंदर सोडियम मेटल का पीस डालते हो तो उसके अंदर से एफरवेसेंस बनना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है, बट हमें पता होनी चाहिए, है ना, हमें पता होनी चाहिए, कोई बहुत टिपिकल बात तो है नहीं इसके अंदर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपने इथेनॉल का रिएक्शन करवाया सोडियम के साथ, में बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख रहा, मैं सीधा ऐसे अनबैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूं, तो इथेनॉल का रिएक्शन आपने सोडियम के साथ करवाया तो क्या बन जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है भैया, और साथ में हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। बच्चों वाली बात एसिडिक नेचर को जस्टिफाई कर रही है। इसके बाद आते हैं सेकंड रिएक्शन पे, रिएक्शन विद व्हाट, रिएक्शन विद एसिड, जिसको आप लोग बोलते हो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये भी हमने सीखी हुई है लोअर स्टैंडर्ड में, देख लेते हैं जरा कि सर जब एक एल्कोहल की रिएक्शन एक एसिड के साथ करवाई जाती है, ये रिएक्शन 2 चैप्टर में कवर अप होगी। जब हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तभी कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी बन जाएगी, क्योंकि आप एल्कोहल की एसिड के साथ रिएक्शन बोलो या फिर एसिड की एल्कोहल के साथ रिएक्शन बोलो, प्रोडक्ट तो एस्टर ही बनना है। तो रिएक्शन कैसे होती है, ऐसे ना लिखकर, जरा मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको सिखा रहा हूं ताकि आप एक बार में सीख जाओ और अगले चैप्टर में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना डालने पड़े, है ना जी। ये हमारा एसिड का मॉलिक्यूल हो गया और ये हमारा एल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया। जस्ट अभी आप बोल के आए हो कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एल्कोहल अपना एसिडिक नेचर शो करता है। बहुत बड़ा ब्लेंडर यहाँ पे आपको करने से बचना है, जेई के अंदर इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, बट हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना। फिर भी मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि ऑल्दो बाय डिफॉल्ट अपने बचपन से क्या सीखा होता है कि सर एसिड से एच आता है, एसिड से एच आता है, बट इस केस में एल्कोहल से एच आएगा और एसिड से OH आएगा, जिसका एक्चुअल आंसर छुपा होता है इसके मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं यार, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करना, वरना चीजें ज्यादा लेंदी हो जाएंगी। हमें सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है कि सर जनरली एसिड से एच आता है, बट यहाँ पे एल्कोहल से एच आएगा और एसिड से OH आएगा।
और रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्यों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4? रीजन क्या है, पहले हम ये लिख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OOR, एस्टर ही तो बोलते हैं इसको, RC डबल बॉन्ड OOR, और बाय प्रोडक्ट क्या बना, वाटर। अब क्योंकि वाटर बाय प्रोडक्ट बन रहा है और हमें पता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वाटर को रिएक्शन मिक्सचर में से मूव करवाता रहेगा, रिमूव करवाता रहेगा। और हमें पता है एज पर ली शैटलियर प्रिंसिपल, जो इक्विलिब्रियम में सिखाया जाता है, एज पर ली शैटलियर प्रिंसिपल, और ली शैटलियर को साइड रख देते हैं, भाड़ में जाने को नहीं बोलेंगे, रिस्पेक्ट देना जरूरी है उनको भी, है ना, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने हमें। तो एज पर ली शैटलियर प्रिंसिपल या फिर वो भी हम छोड़ें, तो अगर जिस साइड से आप एक कंपाउंड को हटाते हो, चाहे रिएक्टेंट साइड से हटाओ या प्रोडक्ट साइड से, आप जिस साइड से स्पीशीज को गायब करते हो, रिएक्शन उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है। यही तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है। अगर मैं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करूंगा, मैंने वाटर को मीडियम के अंदर से हटाया, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। हमें ज्यादा बात दिमाग में नहीं रखनी, बस कंसंट्रेटेड H2SO4 का यहाँ पे पर्पस क्या है वो बता दिया कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को हटाएगा सो दैट रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो एज टू यील्ड एस्टर इन गुड अमाउंट, एस्टर अच्छे खासे अमाउंट में बन सके। आ गई बात समझ में? बस ये बात हमें ध्यान रखनी कि यहाँ से अच्छा आएगा, यहाँ से वो अच्छा आएगा। क्लियर? बढ़ जाऊँ आगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके जरा फटाफट से कि एग्जाम्पल क्या होने वाला है। तो लेट से मैंने बोला इथेनॉल की रिएक्शन करवाई गई इथेनॉल की एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा जरा देखिएगा, CH3C डबल बॉन्ड OOC2H5, यही तो बनेगा। चाहो तो चेक कर लो, यहाँ से OH ग्रुप हटेगा तो CH3CO ग्रुप, CH3CO ग्रुप, और यहाँ से पूरा का पूरा कौन सा ग्रुप आने वाला है, C2H5 ग्रुप आने वाला है, तो C2H5 ग्रुप आ गया। अब मैं आपको एस्टर्स की नेमिंग का रूल बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल बहुत तमीज से अपना रिप्रेजेंटेशन करके आना चाहते हैं, उनकी शायद कोशिश रहेगी कि सर शायद हम इसका नाम लिख पाते तो हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा मिलता है और स्कोर करने के शायद चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सीख लो, बहुत टफ बात नहीं है, बहुत टफ बात नहीं है। एस्टर्स की नेमिंग का जनरल रूल इज एल्काइल एल्केनोएट। बहुत तमीज से बात को सुनिएगा, क्योंकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। ईथर्स का नाम तो मैं आपको ईथर्स में सिखा दूंगा, बट एस्टर्स सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसका नाम लिखने का तरीका आप जनरल रूल ऐसे सीख लो। एल्काइल एल्केनोएट तरीका होता है इनका नाम लिखने का, एल्काइल एल्केनोएट। अब क्या पता चलेगा कौन एल्काइल है कौन एल्केनोएट है, तो बहुत सिंपल सी ट्रिक, ऑक्सीजन के उस पार जो भी एल्काइल ग्रुप होता है, ऑक्सीजन के उस पार जो भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो एल्काइल फॉर्म में आ जाएगा, और जितने कंटिन्यूअस कार्बन की चेन यहां पे बन जाती है दैट इज नोन एज एल्केनोएट। आई रिपीट, ऑक्सीजन के उस पार, इस वाले ऑक्सीजन के तो पार कुछ है ही नहीं, इस वाले ऑक्सीजन के उस पार जो भी आपको एल्काइल ग्रुप नजर आ रहा है, एल्काइल ग्रुप ही तो है, और क्या है, C2H5 CnH2n+1 फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, तो ऑक्सीजन के उस पार जो भी एल्काइल ग्रुप आपको नजर आता है उसका नाम आप ऐसे लिख दो एल्काइल के फॉर्म में, और जितने कंटिन्यूअस कार्बन की चेन यहाँ पे बन रही है दैट विल बी रेफर्ड टू एज एल्केनोएट। तो इसका नाम जरा ट्राई कर लेते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। इथाइल एल्क, कितने कार्बन का एल्कार है, 2 कार्बन का, एल्केनोएट, तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनोएट। बहुत ही बच्चों वाली बात है, बहुत ही बच्चों वाली बात। अगर आपने ये बात दिमाग में रख ली कि एस्टर्स के नेमिंग का रूल क्या होता है, एल्काइल एल्केनोएट, तो आप आसानी से किसी एस्टर का नाम लिख सकते हो। ईथर्स का नेमिंग का रूल अलग होता है, एस्टर्स की नेमिंग का रूल ये होता है, एल्काइल एल्केनोएट। समझ गए बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड रिएक्शन हो गई, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है इसके बाद, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, दोनों सीखेंगे। रिएक्शन विद एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, दोनों ही एसिड के रिश्तेदार हैं, और एसिड के रिश्तेदार हैं तो मतलब सर कुछ कहानी तो एसिड से मिलती जुलती बनेगी। हर एक वर्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है, तो तमीज से कान खोल के सुना करो, क्योंकि एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड एसिड के रिश्तेदार हैं, तो सर कुछ बात तो एसिड से मिलती जुलती होगी। रिएक्शन विद RCOCl, RCOCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो देख लेते हैं GR क्या होने वाली है। जनरल रिएक्शन, अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे RCOCl के साथ, लेकिन समझाने के लिए अगेन मैं उल्टा लिख रहा हूं यहाँ पे RCOCl, और एल्कोहल को भी रिवर्स लिख दिया, रिवर्स फॉर्म में। जस्ट अभी आपको बताया है कि एल्कोहल क्या रिलीज करेगा, H रिलीज करेगा, यहाँ से क्लोरीन का लॉस होगा तो क्लोरीन गया, H गया, क्या अभी भी एस्टर ही बनेगा, क्या अभी भी एस्टर ही बनेगा, यस सर, RC डबल बॉन्ड OOR, सो योर मेन प्रोडक्ट फॉर्म विल अगेन बी एस्टर, बस बाय प्रोडक्ट। इससे पहले वाली रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट क्या बनता था हमारा, वाटर, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, HCl, क्या बन रहा है, HCl। और क्योंकि ये बाय नेचर एसिड है तो बीकर के अंदर हम पिरिडीन डाल देते हैं। पिरिडीन असल में एक ऑर्गेनिक बेस है, आई रिपीट, पिरिडीन एक ऑर्गेनिक बेस है। फॉर्मूला क्या है, कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है, बट अभी सिर्फ हम पिरिडीन नाम से काम चलाते हैं, हमें चीज जल्दी जल्दी सीखनी है। तो पिरिडीन एक ऑर्गेनिक बेस है, तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके। बच्चों वाली बात।
अब इसके बाद वाली जो रिएक्शन है एसिड एनहाइड्राइड वाली, वो भी मैं आपको साथ में सिखा रहा हूँ, फिर हम एग्जाम्पल दोनों के साथ में कंसिडर करेंगे कि अगर आपने एल्कोहल की रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाई, RCO का होल ट्वाइस ऑक्सीजन, तो रिएक्शन सर हम कैसे सीखेंगे? तो रिएक्शन सीखने के लिए आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, RCO कॉमन शेयरिंग में ऑक्सीजन RCO कॉमन शेयरिंग में ऑक्सीजन RCO। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हैं? एल्कोहल के साथ। रिवर्स फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है भैया, कुछ नहीं करना, बहुत बच्चों वाली बात। एल्कोहल के मॉलिक्यूल से H आएगा और दोनों में से आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी भी ग्रुप से आप RCOO ग्रुप निकाल दो। आई रिपीट, दोनों में से किसी भी ग्रुप को आप RCOO ग्रुप के फॉर्म में निकाल दो। तो पहले मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देख लेते हैं। मेन प्रोडक्ट, क्या मेन प्रोडक्ट अभी भी एस्टर बनता हुआ नजर आ रहा है? यस सर, RCOOR, अभी भी तो एस्टर ही बन रहा है, RCOOR, बस बाय प्रोडक्ट बदलकर क्या हो जाएगा? RCOOH। यहाँ पे इनऑर्गेनिक एसिड बनता था, यहाँ पे बनेगा ऑर्गेनिक एसिड। बहुत बच्चों वाली बात, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो एक बार बस सीखना होता है, वरना अल्टीमेटली हमें पता है कि सर यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट है वो डायरेक्टली इसके साथ एस्टर बनाएगा और एक बचा हुआ RCO ग्रुप हमारा बाय प्रोडक्ट बना लेगा इन द फॉर्म ऑफ एसिड। अब जो आपने रिएक्शन विद एसिड पढ़ी है, ये मैं हटा रहा हूँ, अब आपने जो रिएक्शन विद एसिड पढ़ी है, एसिड हैलाइड पढ़ी है और एसिड एनहाइड्राइड पढ़ी है, क्योंकि ये सब एसिड और एसिड के रिश्तेदार हैं, तो इनको मैं कॉमन रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो रिएक्शन क्या बनती है जरा गौर फरमाइएगा। अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन तीनों में से किसी के साथ भी करवा दें, तीनों के साथ मतलब RCOOH के साथ करवा दें, एसिड के साथ करवा दें, एसिड हैलाइड के साथ करवा दें, या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवा दें, किसी के भी साथ करवा दें, मेन प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी सेम, मेन प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी सेम, RCOOR RCOOR RCOOR। बात आ गई समझ में? मेन प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी सेम, ठीक है। बाय प्रोडक्ट का फर्क आ जाएगा, सर एसिड के साथ करवाएंगे तो बाय प्रोडक्ट होगा वाटर, एसिड हैलाइड के साथ करवाएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl, बाय प्रोडक्ट विल बी HCl, और एसिड एनहाइड्राइड के केस में बाय प्रोडक्ट विल बी ऑर्गेनिक एसिड। क्या बनेगा? ऑर्गेनिक एसिड, RCOOH। क्या बन जाएगा? RCOOH। बहुत बच्चों वाली बात। तो एसिड हो या एसिड का कोई भी रिश्तेदार हो, मेन प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट विच इज नथिंग बट एस्टर, है ना, और बाय प्रोडक्ट हमारे वेराई कर जाएंगे। क्लियर है? आ गया समझ में? तो बस ये मेन रिएक्शंस है, मैं टेक्निकली बताऊं, ये मेन रिएक्शंस है सारी की सारी हमारी पहली ब्रांच के अंदर। अब आपने पहली ब्रांच सीख ली, सेकंड ब्रांच ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं बता दिया आपको, सर प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोएल्केन्स की पहली ब्रांच, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स की पहली ब्रांच, जिसका नाम क्या होता है? रिएक्शन विद एल्कोहल्स। ठीक है, तो बातें ज्यादा डेप्थ में ना डिस्कस करते हुए, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, तो बातें ज्यादा डेप्थ में ना डिस्कस करते हुए मैं सीधे यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन लिखता हुआ चलूंगा। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं विद थ्री कंपाउंड्स। पहले हम करवाएंगे HX के साथ, हेलोजन एसिड इसको बोलते हैं, हेलोजन एसिड इसको बोलते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन केस कौन सा होता है? लूकास रिएजेंट का। तो Gr क्या बन जाएगी? या काम करते हैं, GrVr छोड़ो और HX भी आप छोड़ो, आप तीनों रिएक्शन को सीखो साथ में, क्योंकि सर ऑलरेडी पढ़ तो चुके हैं ना। देन वाई इन्वेस्ट टाइम ओवर एंड ओवर अगेन ओवर द सेम टॉपिक। HCl और ZnCl2 के साथ करवाएंगे तो मेन प्रोडक्ट फॉर्म विल बी RCl। मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCl का फॉर्मेशन होगा। पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद अगर सर PCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, है ना, PCl3 के साथ करवाएंगे तो अभी भी मेन प्रोडक्ट RCl होगा। PCl5 के साथ करवाएंगे सर, अभी भी मेन प्रोडक्ट RCl होगा। तो सर दोनों में फर्क क्या आया? इन दोनों फॉस्फोरस क्लोराइड्स में फर्क क्या आया? सर फर्क ये आएगा कि यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बनेगा H3PO3 और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट आएगा POCl3 एंड साथ में HCl। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। और फाइनली आती है सर डार्जिन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डार्जिन रिएक्शन, रिएक्शन विद SOCl2 विच इज थायोनिल क्लोराइड। सर मेन प्रोडक्ट तो अभी भी सेम रहने वाला है, एसिड हैलाइड या फिर क्लोरो डेरिवेटिव, और बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। और सर हमने ये बात सीखी थी कि आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल मेथड्स दिस इज द मोस्ट प्रेफरेबल वन। दिस इज बिकॉज द बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर गैसेस इन नेचर व्हिच एस्केप आउट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एंड हेंस एल्काइल क्लोराइड या फिर क्लोरोएल्केन इज ऑब्टेन्ड इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा। रिएक्शन का नाम डार्जिन है और रिएक्टेंट रिएजेंट हमने क्या यूज करा इसके अंदर? थायोनिल क्लोराइड। बात आ गई समझ में? तो यही तो हमारी बी रिएक्शन है। बी फ्लोचार्ट जो हमने बी ब्रांच देखी फ्लोचार्ट की, वो यही तो है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो बार बार टाइम इन्वेस्ट क्यों करना? फिर भी आपको लग रहा है टॉपिक कच्चा है तो एक बार वहाँ पे जाकर रिवाइज कर लेना। लेकिन एक बार जिस बच्चे ने तमीज से पढ़ लिया, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, उसको बार बार चीज़ों को डेप्थ में देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सारे पैरामीटर्स ही तो सेम रहेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फाइनली थर्ड ब्रांच, जो हमारे बहुत काम की बात है।
थर्ड रिएक्शन या फिर थर्ड ब्रांच, जिसमें 3 केसेस पढ़ने हैं डीओडी। क्या पढ़ना है? डीओडी। डीओडी स्टैंड्स फॉर डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन। तो सी ब्रांच की पहली रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन। बहुत तमीज से सीखना, बहुत काम की बात है, बहुत बार आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। मतलब किसका लॉस होने वाला है? वाटर का। टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तमीज से चीज़ों को सीखना। पहले जीआर लिख रहा हूँ, फिर आपको मैं मैकेनिज्म भी सिखाऊंगा। ये एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, लेट से RCH2CH2OH। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। RCH2CH2OH। इतना लंबा क्यों लिया? आपको अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। RCH2CH2OH। अब हमें पता है सर, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। तो सर फंक्शनल ग्रुप तो ये है, तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन का जस्ट बगल वाला कार्बन इज नोन एज व्हाट? बीटा कार्बन। जस्टिफाइड, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब आप अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, जो असल में किसकी तरह बिहेव करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और टेम्परेचर इस रिएक्शन के अंदर कांस्टेंट है। भूलने की गलती हम कर नहीं सकते सर, रिस्क ले नहीं सकते। 443 केल्विन, कितना? 443 केल्विन। देन अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन। क्या हो जाता है इसका? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब तो है वाटर का लॉस, लेकिन सर वाटर का लॉस होगा कहां से? तो अल्फा पोजीशन से OH ग्रुप आएगा। आई रिपीट, अल्फा कार्बन से OH ग्रुप आएगा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन आएगा। चाहूं तो इसको चेंज करके मैं कैसे लिख सकता हूं, देखना जगह। RCH ऊपर हाइड्रोजन, CH2 था ना, CH ऊपर हाइड्रोजन और CH2 यहां पे लिख दिया मैंने, OH ग्रुप। तो ऐसे चीजें जल्दी समझ में आती है। सर यहाँ से H जाएगा, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है। यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, और क्योंकि H और OH का लॉस हुआ, दोनों कार्बन की एक इक्विवेलेंसी फ्री होगी एंड विल बी सेटिस्फाइड इन द फॉर्म ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी नथिंग बट एन एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत बच्चों वाली बात, एल्कीन बन गया, साथ में हमारा वाटर बन गया। मजे की बात आपको बताऊं, ऐसी रिएक्शन आप ऑलरेडी सीख चुके हो। किसके अंदर? केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। हेलोएल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बी ब्रांच विच इज नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। वहां पे क्या नाम होता था? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। लेकिन काम आप चेक कर लेना, काम में कोई भी फर्क नहीं है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का कॉमन नेम क्या होता था? बीटा एलिमिनेशन। खास बात है कि डिहाइड्रेशन का भी कॉमन नेम क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन। नाउ व्हाई द नेम बीटा एलिमिनेशन? क्योंकि वहां पे अगर सीख लिया है तो मतलब तो नहीं बदलेगा ना बाबूजी, क्योंकि सर जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है वो कार्बन कौन सा है? बीटा। फंक्शनल ग्रुप के अलावा जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन लॉस हो रहा है वो कार्बन कौन सा है? बीटा। तो इस रिएक्शन का भी कॉमन नेम क्या हो जाता है? बीटा एलिमिनेशन। तो इस चैप्टर की बीटा एलिमिनेशन, पहले चैप्टर की बीटा एलिमिनेशन, काम तो सेम है। फंक्शनल ग्रुप का लॉस करा अल्फा कार्बन से और हाइड्रोजन का लॉस करा बीटा कार्बन से। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एल्कीन, वहां पे भी एल्कीन बनता था, यहाँ पे भी एल्कीन। बाय प्रोडक्ट का ही तो फर्क है, वहां पे HCl बनता था, यहाँ पे वाटर। सिंपल एज दैट। आ रही बात समझ में? अब आपको फटाफट से इसका मैं मैकेनिज्म बता देता हूं। मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं। और खास बात क्या है मैकेनिज्म के बाद, कि सर वहां पे भी सेट-जेफ रूल रखता था। अगर आपने सीख लिया है वहां पे गरीब को और गरीब करो, यहाँ पे भी सेट-जेफ रूल लगता है। क्या कहता है सेट-जेफ रूल? पहले मैकेनिज्म देखते हैं, उसके बाद आपको सेट-जेफ रूल भी एक बार दोबारा दिखा देंगे ताकि आप चीजों को अच्छे से ग्रैस्प कर पाओ। मैकेनिज्म, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, है ना, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। पहले स्टेप का नाम है प्रोटोनेशन। सीखा होगा आपको, शायद कुछ बातें रिलेट हो रही होंगी कि सर ऐसा तो कुछ हम पहले भी अभी देख चुके हैं प्रिपरेशन मेथड में भी। पहले स्टेप का नाम है प्रोटोनेशन, RCH2CH2OH। क्यों? आपने मीडियम में क्या लिया है? आपने लिया है एसिड, और एसिड क्या रिलीज करता है? H पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन रिलीज करता है। तो अल्कोहल के पास जो, या फिर OH ग्रुप के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, वो लोन पेयर प्रोटॉन को जाकर अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ RCH2CH2OH2। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। उस लेक्चर में बताया कि गरीबी खत्म नहीं होती, ये गरीब था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, गरीबी खत्म नहीं होती, गरीबी सिर्फ ट्रांसफर होती है। ये अल्कोहल था, अल्कोहल के अंदर प्रोटॉन अटैच हो गया, तो अभी क्या बन गया? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बन गया? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है भैया, हाईली अनस्टेबल। वाई अनस्टेबल? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो कि बहुत बड़ा गुना है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ वाटर। कैसे होगा देखते हैं जरा। RCH2CH2OH2, वही स्पीशीज जो आपने वहां पे बनाई है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ऑक्सीजन कहेगा मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं, मुझे क्या मतलब है, मुझे कोई मतलब नहीं है, पहले मैं अपने आप को सेटिस्फाई करूंगा। तो क्या करेगा? यहां से पूरा का पूरा सिग्मा बॉन्ड लेकर निकल लेगा, पूरा का पूरा सिग्मा बॉन्ड, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल लेगा, जिसमें से एक कार्बन का था। तो ऐसा करने पर क्या बनेगा? RCH2CH2 विद पॉजिटिव चार्ज।
क्यों आएगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि सर सिग्मा बॉन्ड पूरा का पूरा लेकर चला गया ना वाटर, पूरा का पूरा बॉन्ड लेकर निकल गया, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और बाय प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? वाटर। ऑक्सीजन ने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए पूरा का पूरा सिग्मा बॉन्ड विड्रॉ कर लिया और खुद हो गया सेटिस्फाई। लेकिन पीछे कौन सी स्पीशीज छोड़ गया? कार्बोकैटायन। कौन सी स्पीशीज छोड़ गया? कार्बोकैटायन। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोकैटायन हमें बताएगा ऑर्डर, कार्बोकैटायन हमें ऑर्डर का जवाब देगा। इसको हटा रहा हूं मैं ऊपर से। फाइनल थर्ड स्टेप कि अभी जो कार्बोकैटायन बना है सर हमें पता है वो तो इंटरमीडिएट होता है, तो मतलब अभी तो बात खत्म हुई नहीं है। तो लास्ट स्टेप होता है इसके बाद डीप्रोटोनेशन। जिन बच्चों ने मैकेनिज्म प्रिपरेशन वाली वीडियो अच्छे से देखी है उनको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड भी इन्हीं 3 स्टेप्स को कुछ ना कुछ फॉलो करता है। अगर आपने तमीज से वीडियो देखी है, बस वहां पे एल्कीन के ऊपर हाइड्रेशन होता है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है और डीप्रोटोनेशन होता है। बाद में सीखेंगे, पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं। ये हमारा कार्बोकैटायन बना, तो कार्बोकैटायन क्या है? RCH2 है। देखना RCH2 है, बट मैं RCH2 ना लिखकर RCH ऊपर H लिख रहा हूं और यहाँ पे CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो कार्बन कहेगा मैं भी क्यों पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त करूं, जब ऑक्सीजन को किसी से फर्क नहीं पड़ता मुझे क्यों फर्क पड़े, मैं क्यों रिश्तेदारी निभाऊं। तो कहेगा मैं भी अत्याचार करूंगा। कैसे अत्याचार करूंगा? कि बगल वाले कार्बन के पास जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड प्रेजेंट है इस पूरे के पूरे बॉन्ड को विड्रॉ कर लेगा, पूरे के पूरे बॉन्ड को विड्रॉ कर लेगा। क्या बन जाएगा? RCH डबल बॉन्ड CH2 और मीडियम में क्या रिलीज हो गया? H पॉजिटिव आयन। बन गया प्रोडक्ट। RCH CH2 प्रेजेंट था, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, पूरा का पूरा। कौन से कार्बन से? ऑब्जर्व करो, ये वाला कार्बन कौन सा कहलाएगा? देखो अभी मैं इस कार्बन का नाम नहीं बता रहा वरना आप कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि टर्म्स फिर थोड़े चेंज होंगे। एक्चुअल में अब इसके रिस्पेक्ट में इसको अल्फा बोला जाएगा। टेक्निकली बताऊं, टेक्निकल बात जो सच है, अब इसके रिस्पेक्ट में इसको अल्फा बोला जाएगा। लेकिन जब आप स्टार्टिंग से चीजों को रिलेट करोगे तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने इसके बगल वाले कार्बन को बीटा बोला था। तो थोड़ा वो कंसेप्चुअल वाला पार्ट है। जिन बच्चों ने सीखे जीओसी अच्छे से वो शायद मेरी बातों को कैचअप कर पा रहे होंगे कि जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है अब ये बीटा ना कहलाकर ये अल्फा कहलाएगा। लेकिन अभी इसलिए मैं बता नहीं रहा। मुद्दे की बात बस क्या है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले बॉन्ड से हाइड्रोजन विड्रॉ हो जाएगा। बॉन्ड विड्रॉ हुआ तो यहाँ पे एल्कीन बन गया और प्रोटॉन रिलीज हो गया। अब ये प्रोटॉन कंटिन्यूअसली चेन रिएक्शन चलाता रहेगा, एक और अल्कोहल के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर का डीप्रोटोनेशन, कंटिन्यूअस ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा और एल्कीन्स बनते रहेंगे या फिर डिहाइड्रेशन होता रहेगा। अल्कोहल का क्या होता रहेगा? डिहाइड्रेशन। और क्योंकि ये डिहाइड्रेशन, क्योंकि नहीं क्योंकि हो जाता है मिसस्पेल कभी कभी, क्योंकि ये डीप्रोटोनेशन हमारा प्रोटॉन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इस डीप्रोटोनेशन का नाम क्या होता है? एक्चुअल नेम मैं आपको बताऊं, या फिर इस डिहाइड्रेशन का एक्चुअल नेम क्या होता है? एसिडिक डिहाइड्रेशन या फिर एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। बात आई समझ में? बहुत छोटी सी बात, बहुत ही छोटी सी बात। अब आते हैं इसके बाद फटाफट से आगे कि सेटजेफ रूल की सर यहाँ पे क्या एप्लीकेशन या फिर सेटजेफ रूल यहाँ पे कैसे लगेगा। तो सेटजेफ रूल तब लगता है जब एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो। आई रिपीट, सेटजेफ रूल तब लगता है जब एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो। जैसे कि आओ जरा देख लेते हैं कि R या फिर R ग्रुप क्यों लेना, अब तो एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे है ना। अब सीधा एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे कि CH3 CHOH CH2 CH3 ये हमें अल्कोहल गिवन है और हमसे बोला गया कि इट रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? बनेंगे तो ऑब्वियस ही बात है मल्टीपल, बट मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, आपने एक बार सेटजेफ सीख लिया है। फर्क क्या है बस आपकी ऑब्जर्वेशन का। अगर मैं यहाँ पे OH को हटाकर हेलोजन लगा दूं तो आप कहोगे सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो बाबूजी जैसे आपने वो पढ़ा हुआ था ना वैसे आपने यही पढ़ा है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे X की जगह क्या आने वाला है? OH ग्रुप। इतना ही तो फर्क है, बस यही तो डिफरेंस है। तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया? अल्फा। और यहाँ पे हमारे पास 2 बीटा कार्बन है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। हमने सीखा है कि सेटजेफ रूल क्या कहता है? गरीब को और गरीब कर दो। यही तो कुदरत का नियम है, यही तो हमारी दुनिया का उसूल है कि जो अमीर है वो गरीब को और गरीब करता जाता है, उससे और छीनता जाता है। सच है ये, कड़वा है पर सच है ये कि सर यहाँ से भी बीटा हाइड्रोजन छीन सकते हैं, यहाँ पे से भी बीटा हाइड्रोजन छीन सकते हैं, लेकिन कहाँ से छीनेगा ये? फ्रॉम दैट कार्बन विच ऑलरेडी कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 3 हाइड्रोजन। बट नियम क्या कहते हैं? गरीब को और गरीब करो। तो कुदरत कर रही है तो ये भी करेगा, सोसाइटी कर रही है तो ये भी करेगा। तो OH ग्रुप का यहाँ लॉस यहाँ से होगा, हाइड्रोजन का लॉस यहाँ से होगा। द मेन प्रोडक्ट फॉर्म विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्या बन गया? ब्यूटूइन। क्या बन गया? ब्यूटूइन। बहुत सिंपल सी बात। ऑल्दो ये मेजर है बट माइनर भी तो बनेगा, तो मैं इसका नाम हटाकर यहाँ पे लिख रहा हूँ मेजर।
कि ये मेजर अमाउंट में बनेगा। माइनर क्या बनेगा, जो सेट-ज़ेफ रूल को फॉलो ना करे, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस करवाए, तो उसमें प्रोडक्ट बनेगा ब्यूट 1 इन CH2 CH CH2 CH3। तो दोनों बनेंगे, बट मेजर अमाउंट में कौन सा बनेगा हमारा, जो सेट-ज़ेफ रूल को फॉलो करेगा। सेम बात आपने हेलो एल्केन्स में बीटा एलिमिनेशन में ही पढ़ी है, सेम बात यहाँ पे एसिडिक हाइड्रेशन में आ जाती है, क्योंकि अगर जीओसी जो बच्चा तमीज से पढ़ता है उसको पता होता है कि बीटा एलिमिनेशन आ गया तो बीटा एलिमिनेशन का मतलब नहीं बदलता, बीटा एलिमिनेशन के नियम नहीं बदलते, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बदलते, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं। तो बस ये हमारी थर्ड ब्रांच की पहली रिएक्शन कवर अप होती है, विच इज नोन एज डिहाइड्रेशन, ऑल्सो नोन एज एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। अब आते हैं इसके बाद सेकेंड रिएक्शन में, और मेरी बात बहुत तमीज से सुनिएगा जरा, बहुत तमीज से, कि सर जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है उसमें रिएक्शन 2-3 स्टेप तक चलती है, बट हमारे सिलेबस में बोर्ड्स में, बार बार बोल रहा हूँ, हमारे सिलेबस में बोर्ड्स में रिएक्शन को हमें फर्स्ट स्टेप तक ही रोकना पड़ेगा। क्या मतलब है मेरे कहने का, वो मैं आपको समझाता हूँ रिएक्शन से ही आपको समझाऊंगा, आपको चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो ऑक्सीडेशन के 3 सब केसेस होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल के लिए अलग, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए अलग, और टर्शरी अल्कोहल या फिर 3 डिग्री अल्कोहल के लिए अलग। ठीक है, देखते हैं जरा ऑक्सीडेशन का मतलब सीखना, मुद्दे की बात क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब सीखना। प्राइमरी अल्कोहल का मैंने एक मॉलिक्यूल बना लिया RCH2OH, और इसको ऐसे ना लिखने की बजाय आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं CH2 ग्रुप ना लिखकर CHH लिख रहा हूं। अब आपने करना क्या है, इसके मीडियम के अंदर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है। 2 पॉसिबल ऑप्शन होते हैं, 2-3 मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से। या तो आप एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हो। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का क्या हो गया, मतलब KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम, मतलब OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7/H पॉजिटिव, इसको बोलते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों में से कोई भी यूज कर लो, चॉइस इज योर्स। तो मैंने K2Cr2O7/H पॉजिटिव लगाया। करना क्या होता है कि सर ये जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये मीडियम में क्या रिलीज करेगा, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट हमने सीखा है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो क्या रिलीज करता है, नेसेंट हाइड्रोजन। ये क्या रिलीज करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। तो रिएक्शन को थोड़ा मैं और एलेबोरेट करके लिख रहा हूं कि यहां से नेसेंट ऑक्सीजन आएगा K2Cr2O7/H पॉजिटिव से। करना क्या है, तमीज से सीखेगा। OH ग्रुप का हाइड्रोजन लॉस होना है, बगल वाला कार्बन मतलब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का लॉस होना है, और क्योंकि यहां से हाइड्रोजन का लॉस होगा तो कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, और यहां से हाइड्रोजन का लॉस होगा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होगी। दोनों आपस में बॉन्ड सेटिस्फाई कर लेंगे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एक हाइड्रोजन तो बच गया ये वाला, और इसको मैं एक काम करता हूं नीचे लिख देता हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ कि सर कार्बन का जो बॉन्ड फ्री हुआ और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड फ्री हुआ, दोनों ने आपस में सेटिस्फाई कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ डबल बॉन्ड, एंड दिस स्पीशीज इज नथिंग बट एन एल्डिहाइड। कौन है ये, एल्डिहाइड। जो 2 हाइड्रोजन रिलीज हुए वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, वाटर एज बाय प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा, वाटर एज बाय प्रोडक्ट। बात आई समझ में, मतलब इसको तो हमने ऐसे अब इलैबोरेटेड फॉर्म में लिखा है। सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर भी हम सेम पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, ये वाला जो आपको मैंने बताया कि OH ग्रुप से H का लॉस करो और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का लॉस करो, बट टर्शरी के अंदर ये बात एप्लीकेबल नहीं होती। धीरे धीरे चीजें सीखेंगे, और जितनी बात बोर्ड में आती है, जो बोलता हूं बस उतना सुनो कि बोर्ड में जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना एस्पेक्ट पूछा जाता है, उससे ज्यादा एस्पेक्ट नहीं पूछा जाता। तो अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल को पहले ऑक्सीडाइज करा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है तो मैंने लिंक बताया है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन अगर फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है तो एसिड, और एसिड को हीट कर दो तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो दिस इज द एक्चुअल चेन विच वी हैव टू फॉलो इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो मैंने अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा, एल्डिहाइड बन गया। कब कीटोन बनेगा सीख लेंगे चीजों को स्टेप बाय स्टेप। इंपॉर्टेंट बात, ये जितने भी कार्बन का एल्डिहाइड होगा इसको मैं कंडेंस करके लिख रहा हूं ताकि मैं यहाँ पे एक और रिएक्शन आगे लिख सकूं। यहीं पे मैंने लिख दिया -H2O और यहाँ पे मैंने लिखा RCHO। अब ये जितने भी कार्बन का हमारा एल्डिहाइड होगा इसको अगर आपने फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया तो सेम नंबर ऑफ कार्बन का एसिड बन जाएगा। कैसे बनेगा, मैकेनिज्म आपको नहीं सीखना, सिर्फ मुद्दे की बात सीखनी है। कन्वर्जन में हमें सिर्फ कन्वर्जन आने चाहिए, मैकेनिज्म से कई बार हमें जरूरत नहीं पड़ती, वरना ऑर्गेनिक में हर रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। इतनी डेप्थ में पढ़ेंगे तो टॉप करना तो बहुत दूर की बात, हम पास भी नहीं हो पाएंगे। अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर भी हो तो भी कंफ्यूज हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अल्कोहल था, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा, एसिड बन गया विद सेम नंबर ऑफ कार्बन, जितने भी कार्बन नंबर का होगा। एग्जाम्पल से समझा देता हूं, जैसे आपने CH3 CH2OH लिया, इथेनॉल लिया, और आपने डायरेक्टली एरो के ऊपर लिखा K2Cr2O7/H पॉजिटिव।
तो 2 कार्बन का एल्कोहल है, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन जाएगा विच इज नथिंग बट इथेनॉल। क्या बन जाएगा? इथेनॉल। और इथेनॉल को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दोगे तो सेम कार्बन वाला एसिड बन जाएगा विच इज नथिंग बट एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। बात आई समझ में? अब आपने क्या ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे जो मैंने अल्कोहल लिया वो कौन सी डिग्री का है? 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री में तो हम 2 स्टेप तक जा सकते हैं, मतलब 1 डिग्री से पहले एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड से फर्दर एसिड बनता है। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल्स के केस में रूल तो यही फॉलो करेंगे, देखना जरा। आर सी, नीचे लिख दिया आर, यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे एक्सपेंड कर लिख दिया समझाने के लिए H, ताकि आप चीजों को ग्रैस्प कर सको। ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन हो गया हमारा? अल्फा कार्बन। ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगेन अगर मैं इसके ऊपर K2Cr2O7/H पॉजिटिव लगा दूं तो वही काम करना है। OH ग्रुप से हाइड्रोजन का लॉस करो, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का लॉस करो, और जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगा दैट विल बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर एज बाय प्रोडक्ट। ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना लेगा, कार्बन का बॉन्ड फ्री हुआ, ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री हुआ, क्या बन गया प्रोडक्ट? RC डबल बॉन्ड OR। क्या बन गया? कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। इसके आगे भी ऑक्सीडेशन का स्कोप होता है बट हमारे बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूं, इसके आगे भी ऑक्सीडेशन का स्कोप होता है क्योंकि उसमें कुछ रूल्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ उसके अंदर सब केसेस आते हैं। एक्चुअल में बनेगा एसिड ही, ये वाला भी एसिड बनेगा, ये वाला भी एसिड बनेगा, बट बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है। आपको फिर भी सीखना है, आपके पास रेफरेंस है, आप जरूर सीखो, मैं मना नहीं कर रहा और रोकने वाली बात भी नहीं है, बट बोर्ड्स में नहीं आ रहा, इसलिए मैं अपने डिस्कशन को यहीं तक लिमिटेड रख रहा हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल, मुद्दे की बात जो हम सीखते चलेंगे सर, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं, बाद में समरी को लिख लेंगे। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? अगर मैंने CH3CHOH प्रोपेन टू ऑल ले लिया, मैंने क्या ले लिया? प्रोपेन टू ऑल ले लिया, 2 डिग्री अल्कोहल, तो ऑक्सीडाइज करने पर क्या बनने वाला है? प्रोपेनन विच इज कॉमनली नोन एज एसीटोन। क्या बनने वाला है? एसीटोन। रूल अप्लाई करो, देख लो एसीटोन ही बनेगा। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि हम रिएक्शन को स्किप क्यों कर रहे हैं, बोर्ड में आती ही नहीं है। 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन बोर्ड में आती ही नहीं है, बट फिर भी अगर आपको सीखना है तो मैं सिखा देता हूँ कि अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया RCOH, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप, तो इसमें ये दोनों रूल्स फॉलो नहीं होते। जो रूल आपने यहाँ पे सीखा अब 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर, वो रूल फॉलो नहीं होते। रिएक्शन होती क्या है? अगर आप नेसेंट ऑक्सीजन लगाओगे या फिर आप ऑक्सीडाइजिंग यूनिट लगाओगे तो यहाँ से पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप, तमीज से बात को सुनना, यहाँ से पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप हट जाएगा और जितने भी कार्बन बच गए उतने कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन बनेगा। तमीज से बात को सुनना, 3 डिग्री अल्कोहल के केस में ये वाला रूल फॉलो नहीं होता। प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ मैकेनिज्म बेस्ड आता है हमारा ऑर्डर, बट सीधा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि जो भी आपका एल्काइल ग्रुप, और ज्यादा से ज्यादा आप सीखो ना, कंफ्यूजन इसमें बहुत हो सकता है, बट मैं कंसिडर कर रहा हूँ 3 एल्काइल ग्रुप्स आर सेम, तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप सेम है, तो एक एल्काइल ग्रुप को हटा दो, ये दोनों एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको यूज करते हुए सेम कार्बन वाला, मतलब इन तीनों कार्बन या फिर 2 एल्काइल ग्रुप और इस कार्बन वाला कीटोन बना दो। तो कीटोन फॉर्म विल बी RCR और यहाँ पे आगे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। मतलब पहले कीटोन बनता है विद एल्काइल ग्रुप या फिर नंबर ऑफ कार्बन लेस देन पेरेंट कंपाउंड। बोर्ड में नहीं है, फिर भी बता रहा हूं, आप स्किप कर सकते हो जिन बच्चों को सिर्फ मेन बोर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। अब इसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे, फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर और चेंजेस आते हैं, तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, आपको सिर्फ सीखने के लिए मैंने यहीं तक की बात बता दी है, सफिशिएंट इनफ है कि इसके बाद वाले स्टेप में कार्बन का कम हुआ है, मतलब इससे ये बनने में कार्बन का नंबर कम हुआ है, इसके बाद फर्दर कार्बन का नंबर कम होता है, इसके बाद फर्दर कार्बन का नंबर कम होता है। मतलब अगर मैं इसको हटा दूं, लिख दे रहा हूं फिर भी बोल रहा हूं, अवॉइड करना वरना चीजें कंफ्यूज हो गए। ये वाले एल्काइल ग्रुप को हटा दो क्योंकि हमने सिमेट्रिकल कंसीडर करा हुआ है, तो ये वाले से पूरा का पूरा एसिड बन जाएगा RCOOH। कैसे बना, कब बना, क्यों बना, नहीं पूछना क्योंकि बोर्ड में नहीं आता है ना, क्योंकि मेन फोकस हमारा भी बोर्ड के ऊपर है। और ये जो भी एल्काइल ग्रुप होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एसिड बन जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एसिड बन जाएगा। लेट से अगर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप बोल दूं, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। मतलब पहले स्टेप में भी कार्बन का नंबर कम, दूसरे स्टेप में भी कार्बन का नंबर कम, सेम कहानी इसके आगे वाले स्टेप में भी होती है, इसलिए मैंने रोक दी थी कहानी। बस इतनी बात हमारे बोर्ड में आती है कि प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पर क्या बनता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने पर एसिड। पहले 1 डिग्री अल्कोहल का तो हम तीनों रिएक्शन पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पर कीटोन पड़ता है, बनता है। इसके आगे की कहानी हमें बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़नी, और 3 डिग्री वाले केस तो बोर्ड्स में आया ही नहीं है, ना हमें करना है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन, ये सारी बात ऑक्सीडेशन के बारे में थी। मुद्दे की बात क्या है, एक बार जरा वो लिख लेते हैं, मुद्दे की बात नोट कर लेते हैं। और खास बात बताऊं, ऑक्सीडेशन में जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का फर्स्ट स्टेप आपने लिखा है, आई रिपीट, ऑक्सीडेशन में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करने पर जो आपने फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया है
वो ही हमारा नेक्स्ट रिएक्शन मतलब डिहाइड्रोजनेशन में फॉलो अप होने वाला है। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, सीख लेंगे, लेकिन पहले समरी लिख लेते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पर हमेशा क्या बनेगा, हमेशा, नो एक्सेप्शन, एल्डिहाइड। और 2 डिग्री एल्कोहल को हमेशा ऑक्सीडाइज करने पर क्या बनेगा, कीटोन। क्रॉस वेरीफाई कर लेना, जितने मर्जी एग्जाम्पल लेने हो ले लो, ये बात झूठी साबित नहीं हो सकती। ठीक है भैया, हटा दूं। अब आते हैं इसके बाद लास्ट रिएक्शन विच इज नोन एज डिहाइड्रोजनेशन। रिएक्शन सिंपल है, बट मैं पहले बता रहा हूं गलती कहां करोगे, जब रिएक्शन किसके साथ हो रही है ये बात नहीं पहचान पाओगे। रिएक्शन किसके साथ हो रही है जब ये बात नहीं पहचान पाओगे, सिर्फ तभी कंफ्यूज होगे, अदरवाइज कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं है। तो लास्ट रिएक्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स इज डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2 का लॉस होना। ठीक है भैया, एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या होती है कि कॉपर की ट्यूब में से, कॉपर की ट्यूब लेते हैं, हीटेड कॉपर ट्यूब लेते हैं और कॉपर की ट्यूब के अंदर से एल्कोहल्स के वेपर पास करवाते हैं। मतलब एक्चुअल में जो रिएक्शन होती है करवाते टाइम क्या होती है कि कॉपर की हीटेड ट्यूब लेते हैं, अराउंड 573 केल्विन, टेम्परेचर भी फिक्स होता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, 573 केल्विन पे इसको हीट करते हैं और उसके अंदर एल्कोहल के वेपर्स पास करवाते हैं। एल्कोहल के वेपर्स पास करवाने पर जब दूसरी साइड से हमारा प्रोडक्ट निकलता है तो वो डिहाइड्रोजनेट हो चुका होता है, मतलब मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन का लॉस हो चुका होता है। तो देख लेते हैं जरा रिएक्शन कैसे होती है। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तब क्या बनेगा, तो देखो जरा RCHH, वही समझाने के लिए मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है नहीं, आप सिर्फ कॉपर की ट्यूब से पास करवा रहे हो, तो करते क्या है, सिर्फ कॉपर लिख लेते हैं ट्यूब, क्या नाम है, एरो के ऊपर, और नीचे टेम्परेचर लिख लेते हैं 573 केल्विन। याद रखोगे, बहुत अच्छी बात है, नंबर कटने का स्कोप मिनिमम हो जाता है, 573 केल्विन पे रिएक्शन होगी, यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस होगा, यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस होगा, वाटर नहीं बनेगा बाय प्रोडक्ट, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन का कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन का लॉस होगा, और कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई, प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCHO, और बाय प्रोडक्ट बन गया H2। मतलब जो ऑक्सीडेशन का पहला स्टेप है वही डिहाइड्रोजनेशन का भी पहला स्टेप है। बात आ रही है समझ में, इसके आगे नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है हमारे पास, सिर्फ यहीं पे डिहाइड्रोजनेशन होकर रिएक्शन रुक जाएगी। तो मतलब एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, अगर आपने इथेनॉल ले लिया C2H5OH और डायरेक्टली एरो के ऊपर हमें लिखा हुआ मिल गया कॉपर, और एरो के नीचे लिखा हुआ मिल गया 573 केल्विन, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, CH3CHO विच इज नथिंग बट इथेनॉल, आल्सो नोन एज एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन। 2 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या होगा वो भी सीख लेते हैं। RC, ऊपर H लिखा मैंने, नीचे एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे लिख दिया OH। सेम कहानी, कॉपर प्रेजेंट है 573 केल्विन, यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस, यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस, नेसेंट ऑक्सीजन है नहीं तो वाटर का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR, कीटोन बन गया, और बाय प्रोडक्ट क्या बन गया, हाइड्रोजन। क्या बन गया, हाइड्रोजन। बात आई समझ में, ले लेते हैं एग्जाम्पल। प्रोपेन टू ऑल, CH3CHOH CH3, है ना जी, यहाँ से H का लॉस होगा, यहाँ से H का लॉस होगा, प्रोडक्ट फॉर्म विल बी एसीटोन। क्या बन जाएगा, एसीटोन। एक बार आपने सीख लिया 2 डिग्री से कीटोन बनता है, तो चाहे आप इसको ऑक्सीडेशन की तरह से मानो, चाहे आप इसको डिहाइड्रोजनेशन की तरीके से मानो, प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द सेम विच इज नथिंग बट कीटोन। आई बात समझ में। लेकिन डिहाइड्रोजनेशन में 3 डिग्री का भी केस होता है, तमीज से समझना है। यहां तक कहानी क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। डिहाइड्रोजनेशन में 3 डिग्री का भी केस होता है, जो हमें तमीज से समझना है, तो समझ लेते हैं। दिक्कत क्या है, मेहनत कर रहे हैं तो बस छोटी सी रिएक्शन और सीख लेते हैं। हम तो बस सीखने के लिए आए हैं सर, और सीख के टॉप करके जाएंगे, है ना जी। यही तो चैंपियन स्पिरिट है, वॉरियर स्पिरिट है। तो 3 डिग्री अल्कोहल के केस में मैं चीज़ें आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा, एग्जाम्पल की हेल्प से। लेट से मैंने 3 डिग्री अल्कोहल लिया, CH3 CH3 एंड OH। पहली बात, 3 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रोजनेट करना इतना आसान नहीं होता। आई रिपीट, 3 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रोजनेट करना इतना आसान नहीं होता। सर क्यों नहीं होता, क्योंकि आप जरा चेक करो, अभी तक जो हम काम करते आए हैं, क्या उस काम का स्कोप इस रिएक्शन में है? नो सर। यहाँ पे जो हमारा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ डायरेक्टली। अल्फा कार्बन के साथ हमें एक भी डायरेक्टली अटैच कार्बन नजर नहीं आ रहा। तो सर ऐसे केस में क्या होता है, आपके बोर्ड के सिलेबस में जो भी एल्काइल ग्रुप होंगे तीनों के तीनों सेम होंगे। अश्योरेंस वाली बात, जो भी तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप होंगे तीनों सेम होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ऐसे केस में करना क्या है कि सर इसको बस चेंज करके क्या लिख रहे हैं, CH3 ना लिखकर CH2H लिखा है। क्या लिखा है, CH2H लिखा है। बात आई समझ में। टेक्निकली यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन ना होकर यहाँ पे डिहाइड्रेशन ही होता है। टेक्निकली 3 डिग्री अल्कोहल के केस में
डिहाइड्रोजनेशन ना होकर डिहाइड्रेशन ही होता है, क्योंकि यहां से आपके OH ग्रुप का पूरा लॉस हो जाएगा, यहां से H का लॉस होगा, और क्योंकि इस कार्बन का बॉन्ड फ्री होगा, इस कार्बन का भी बॉन्ड फ्री होगा, सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नथिंग बट एल्कीन। क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है? CH3, और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? वाटर। सो टेक्निकली स्पीकिंग 3 डिग्री एल्कोहल्स का डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, डिहाइड्रेशन ही होता है। और ऐसा क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, इनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो ये 3 बातें हमारी समरी हो गई, और लास्ट रिएक्शन थी। सो विद दिस वी एंड विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। सर लास्ट रिएक्शन हमारी डिहाइड्रोजनेशन, एक बार सारी चीजें समराइज कर लेते हैं। सर पहली ब्रांच हमने पढ़ी एसिडिक नेचर, जिसमें हमें एल्कोहल्स के एसिडिक नेचर के लिए अकाउंट करना पड़ता है। तो हमने बता दिया सर बॉन्ड पोलर होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर हमने 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का कंपैरिजन करा। 1 डिग्री के अंदर एक प्लस आई इफेक्ट होगा, 2 डिग्री के अंदर 2 तरफ से प्लस आई इफेक्ट होगा, 3 डिग्री के अंदर 3 तरफ से प्लस आई इफेक्ट होगा। और जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, बॉन्ड की पोलैरिटी उतनी कम, बॉन्ड की पोलैरिटी जितनी कम, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम। तो 1 डिग्री मोस्ट एसिडिक, 2 डिग्री लेस एसिडिक, एंड 3 डिग्री लीस्ट एसिडिक। जस्टिफाइड, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर रिएक्शन विद सोडियम करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, बिकॉज सोडियम इज मोर क्या नाम है रिएक्टिव एलिमेंट, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा देगा। फिर चाहे सर आप एसिड के साथ करवाओ, चाहे एसिड हैलाइड के साथ करवाओ, चाहे एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाओ, तीनों का मेन आप बोल सकते हो फंक्शनल रूप तो सेम है ना, मेन एक तरीके से, या फिर तीनों है तो एक दूसरे के रिश्तेदारी। सो द सर मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी एस्टर, मेन प्रोडक्ट तो हमारा एस्टर बनेगा। बाय प्रोडक्ट में डिफरेंस आएगा, अगर आपने एसिड के साथ रिएक्शन करवाई है तो रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं, और बाय प्रोडक्ट में वाटर बनेगा। अगर आपने एसिड हैलाइड के साथ करवाई है तो बाय प्रोडक्ट में HCl बनेगा, और अगर आपने एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाई है तो ऑर्गेनिक एसिड विल बी फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट। खत्म कहानी पहली ब्रांच की। दूसरी ब्रांच के अंदर हमने कौन रिएक्शन पढ़ी है? सर जो हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड है, मतलब रिएक्शन विद HX हेलोजन एसिड, जिसमें लुकास रिएजेंट आप बोल सकते हो, PCl3 एंड PCl5, एंड फाइनली डार्जन रिएक्शन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाइनली थर्ड ब्रांच है हमारे, जिसके अंदर 3 केसेस हैं, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट छूट गया, चलो अच्छी बात है, याद आ गया तो उसको यही डिस्कस कर लेते हैं कि सर जो हमने डिहाइड्रेशन पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो हमने डिहाइड्रेशन पढ़ा है, डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन याद है ना? एक बार लिख देता हूं रिएक्शन ताकि समझ में आ जाए कि सर RCH2CH2OH की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप करवाओगे। टेम्परेचर भी याद रखना है कितना, 443 केल्विन। एक दो बातें इसके अंदर और बतानी है, तो मैं पहले यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। थर्ड ब्रांच फर्स्ट रिएक्शन एसिडिक डिहाइड्रेशन, राइट? थर्ड ब्रांच फर्स्ट रिएक्शन नोन एज एसिडिक डिहाइड्रेशन। बातें स्किप ना हो जाएं, और क्योंकि हमने ईथर में एक सब पार्ट पढ़ना है, मैं उसको यहीं पे बता के खत्म कर रहा हूं ताकि आप रिलेटेबल तरीके से चीजों को सीख पाओ। ऐसा करवाने पर सर ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन से OH ग्रुप का लॉस होगा, बीटा कार्बन से H का लॉस होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन, RCH2, और साथ में क्या बन गया? वाटर एज बाय प्रोडक्ट। अब एक यहाँ पे ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन अराइज होता है कि आउट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, आउट ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल एंड आउट ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल विच अंडरगोज डिहाइड्रेशन मोर इजीली, या फिर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा 10 इयर्स में भी, और रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी, या फिर NCERT एक्सरसाइज में, कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब कौन कितनी आसानी से, या फिर कौन सबसे पहले डिहाइड्रेशन होगा, इस ऑर्डर में आप तीनों अल्कोहल्स को अरेंज करो। तो एक्चुअल में आंसर छुपा हुआ है मैकेनिज्म में। अगर आपने इसका मैकेनिज्म देखा और तमीज से सीखा तो एक बार मैं लिख देता हूं जरा फटाफट से 3 स्टेप के अंदर। पहला स्टेप क्या होता है? RCH2CH2OH प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा, लोन पेयर प्रेजेंट है, अटैक करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म विल बी प्रोटोनेटेड अल्कोहल RCH2CH2OH2, जिसमें यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट? सेकंड स्टेप क्या होता है? मैं नाम नहीं लिख रहा बस स्टेप के, RCH2CH2OH2, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि यहां से पूरे के पूरे बॉन्ड को लेकर विड्रॉ हो जाएगा, सो प्रोडक्ट फॉर्म विल बी RCH2CH2 पॉजिटिव। बस यहीं पे कहानी रोक लेते हैं, इससे आगे की हमें जरूरत नहीं है। ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना है, इसका नाम क्या है? कार्बोकैटायन। बस सारा सच यहीं से निकल कर आया है बाबूजी, क्योंकि ये कार्बोकैटायन बना है, मतलब इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट में कौन सी स्पीशीज बन रही है? कार्बोकैटायन। और हमें पता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? सर 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल, 2 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल, एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल। तो अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये फॉलो होता है, तो सर एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, 2 डिग्री अल्कोहल्स आर लेस रिएक्टिव, एंड 1 डिग्री अल्कोहल्स आर लीस्ट रिएक्टिव। क्यों?
क्योंकि सर जब 3 डिग्री अल्कोहल का आप एसिडिक डिहाइड्रेशन करोगे तो उससे बनने वाला कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आई रिपीट, जब आप 3 डिग्री अल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन करोगे तो उसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जब आप 2 डिग्री अल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन करोगे तो उसका जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा। और जब आप 1 डिग्री अल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन करोगे तो उसका जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा वो लीस्ट स्टेबल होगा। तो क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वही हमारी अल्कोहल्स का ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का भी ऑर्डर है। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल्स का सबसे आसानी से एसिडिक डिहाइड्रेशन होता है, 2 डिग्री का उससे कम, 1 डिग्री का सबसे कम। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कैसे भी घुमाकर आपको 3 कंपाउंड्स का नाम दे देगा, बोलेगा अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर इन विच दे अंडरगो एसिडिक डिहाइड्रेशन, या फिर द ऑर्डर इन विच दे अंडरगो एसिडिक डिहाइड्रेशन इजीली। तो पहले सबसे पहले वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा रिएक्टिव, 2 डिग्री वाला सबसे कम, 1 डिग्री वाला सबसे कम। और अगर हमें रीजन पूछते तो आप क्या बोल दोगे, द ऑर्डर कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म। बहुत बच्चों वाली बात, द ऑर्डर कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म या फिर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म विच फॉलोज अप द ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। बात खत्म, जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। लेकिन एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है, ये ऑर्डर बेस्ड वाली बात तो हमें समझ में आ गई। एक बात आपको और बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है कि अगर आपने टेम्परेचर में हेर फेर कर दी, क्योंकि आपको याद हो मैंने रिएक्शन की स्टार्ट में, चाहो तो फ्लैशबैक में जाके देख लो, अगर आपको याद हो मैंने इस रिएक्शन की शुरुआत में बोला कि टेम्परेचर का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि अगर आपने सेम एल्कोहल लिया RCH2 CH2OH और आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही लिया, बस टेम्परेचर को 443 की जगह आपने 413 लिख दिया, सॉरी, टेम्परेचर को अगर आपने 443 की जगह 413 केल्विन लिख दिया तो अब प्रोडक्ट आपका एल्कीन नहीं बनेगा, प्रोडक्ट आपका बनता है ईथर। और कैसे बनाते हैं ईथर, जरा सीखो। RCH2 CH2OH, इन्वर्ट करके लिख रहा हूं RCH2 CH2OH। करना कुछ भी नहीं है, 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल लॉस कर दो। एक वाटर का मॉलिक्यूल लॉस कर दोगे तो हमारा ईथर क्या बन जाएगा, RCH2 CH2O CH2 CH2R, और बाय प्रोडक्ट क्या बन गया, वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 443 केल्विन लेते हैं द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एल्कीन, बट अगर आप 413 केल्विन लेते हैं द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज ईथर। क्या बनता है, ईथर। इन दोनों बातों को समराइज करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर आपने एग्जांपल तमीज से समझा तो चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। लेट्स से मुझे बोला जाता है कि अगर आपने इथेनॉल, मोस्ट क्लासिकल अल्कोहल ले लेते हैं, अगर आपने इथेनॉल का एसिडिक डिहाइड्रेशन करा 443 केल्विन पर, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और आपने 443 केल्विन पर रिएक्शन करवाई और दूसरे केस में आपने 413 केल्विन पर रिएक्शन करवाई, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो सर यहाँ से OH ग्रुप का लॉस होगा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहाँ से OH ग्रुप का लॉस होगा, यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस होगा, प्रोडक्ट फॉर्म विल बी इथीन। क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन। बट अगर हमने रिएक्शन 413 केल्विन पर करवाई है तो जो अभी आपको तरीका बताया कि 2 अल्कोहल के वाटर मॉलिक्यूल्स में, सॉरी 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर का मॉलिक्यूल लॉस कर दो, सो ईथर फॉर्म्ड विल बी C2H5O C2H5। इसका नाम मैं आपको सिखा दूंगा ईथर वाले टॉपिक में, बट स्टिल अभी इसका मैं कॉमन नेम यहाँ पे लिख दे रहा हूं, डाइएथाइल ईथर। क्या बोलते हैं इसको, डाइएथाइल ईथर। क्यों? क्योंकि ईथर 2 बार आ रहा है और फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर कौन सा है, एथर। ईथर बोलो एथर बोलो, आपकी मर्जी, ETHER, डाइएथाइल ईथर। आ गई बात समझ में, बस टेम्परेचर का फर्क है, टेम्परेचर बदला प्रोडक्ट बदला। क्लियर है, रिएक्टेंट सेम है, रिएजेंट सेम है, टेम्परेचर बदला प्रोडक्ट बदला। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अब इसके बाद हमें डिस्कस करते हैं कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन। बहुत तमीज से सीख लेना, बता रहा हूँ आपको, अब खेलना सिखाने वाला हूँ मैं, खेलना कि कैसे खेलते हैं ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स में। सारे कन्वर्जन सिखाऊंगा क्योंकि आज एक बच्चे का डाउट भी आया था जो अमीन्स के मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था, तो बहुत प्रिसाइज तरीके से चीज़ों को सीखेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो फाइनली आते हैं इसके बाद हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे कि हाउ डू वी कन्वर्ट्स एल्कोहल, वन टाइप ऑफ एल्कोहल इनटू अनदर टाइप ऑफ एल्कोहल। बट इस टॉपिक के अंदर मैं आपको सारे वो जनरल कन्वर्जन्स बता रहा हूं जो मेजॉरिटी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूज होते हैं। मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो कि किसी स्पेसिफिक चैप्टर को पर्टेन नहीं करेंगे कन्वर्जन्स, ये जनरल कन्वर्जन्स हैं। ये अमीन्स में भी लग सकते हैं, ये हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में भी लग सकते हैं, और ये अल्कोहल में भी लग सकते हैं, और एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी लग सकते हैं। तो तमीज से सारे एस्पेक्ट को देखना, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज असेंडिंग ऑफ सीरीज। असेंडिंग ऑफ सीरीज का मतलब क्या हो गया
कि सर वो सारे कन्वर्जन्स में एस्पेक्ट अप्लाई हो सकता है जहां पे हमें कंपाउंड में कार्बन का नंबर बढ़ाना होगा। ठीक है जी, तो एक जनरल रिएक्शन में ले रहा हूं क्योंकि हम अभी करेंटली अल्कोहल चैप्टर ले रहे हैं, तो अल्कोहल चैप्टर के रिस्पेक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि लेट्स से अगर मुझे ROH को, नॉट RCH2H, अगर मुझे ROH को किसी हायर अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा। बहुत तमीज से सीखेगा। मैंने ROH की रिएक्शन करवाई HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। आपको याद होगा ये हेलोअल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड है, पहली ब्रांच बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HI। अब मैं HI क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमने सीखी है बात वहां पे कि आउट ऑफ HF, HCl, HBr, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, HI। डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, तो मैंने यहाँ पे HI ले लिया और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडो एल्केन में। किसमें कन्वर्ट हो गया, आयोडो एल्केन में, राइट। एक बार आयोडो एल्केन बन गया तो बस कुछ नहीं, इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है KCN के साथ। किसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, KCN के साथ करवाने पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइनो डेरिवेटिव में, मतलब साइनाइड ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और हमने अमीन्स में सीखा है कि अगर आप साइनाइड का रिडक्शन करवा दो यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हमने अमीन्स का प्रिपरेशन मेथड के फ्लो चार्ट में सीखा है कि साइनाइड के रिडक्शन से भी अमीन्स बनते हैं, तो होगा क्या, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड है रिड्यूस होकर बन जाएगा RCH2NH2। क्या बन गया, RCH2NH2। अमीन्स तक हम पहुंच गए। अब कुछ नहीं, अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि अगर अमीन्स का रिएक्शन HNO2 के साथ करवाया जाए, प्राइमरी अमीन का रिएक्शन अगर HNO2 के साथ करवाया जाए तो सेम कार्बन वाला अल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है, सेम कार्बन वाला अल्कोहल। तो लो जी, बन गया। जरा तुम इसे ऑब्जर्व करो, आपका स्टार्टिंग कंपाउंड में एल्काइल ग्रुप था और OH ग्रुप था, बट आपके प्रोडक्ट के अंदर एक एक्स्ट्रा कार्बन इंड्यूस हो चुका है। सो दिस इज नोन एज असेंडिंग ऑफ सीरीज। अब मैं आपको सीधा लाता हूं मुद्दे की बात पे। नॉट ओनली फॉर एल्कोहल, आपको पूरी ऑर्गेनिक में कहीं पे भी असेंडिंग ऑफ सीरीज करवानी हो विदाउट चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपाउंड, आप ऑब्जर्व करो, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। आई रिपीट, विदाउट चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपाउंड। मैं किसी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहा। अगर आपको अल्कोहल का अगर आपको असेंडिंग ऑफ सीरीज करवानी है विदाउट चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपाउंड, सो द बेस्ट पॉसिबल अप्रोच इज आप साइनाइड ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर दो। लेकिन हमें पता है सर साइनाइड ग्रुप का इंट्रोडक्शन कब होता है, जब हम हेलोअल्केन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं। तो आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप गिवन हो, आई रिपीट, आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप गिवन हो, जरूरी नहीं अल्कोहल, कोई भी फंक्शनल ग्रुप गिवन हो, आपको बस इतना दिमाग लगाना है कैसे करके मैं हेलोअल्केन्स तक पहुंच सकता हूं या फिर पहुंच सकती हूं। क्योंकि एक बार आप हेलोअल्केन्स तक पहुंच गए फिर तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से साइनाइड आ जाएगा। साइनाइड के बाद अमीन बन गया, जैसे आगे की मैं कहानी आपको बता सकता हूं। यहाँ पे ये अमीन बन गया, अमीन के बाद बन गया अल्कोहल, और चाहो तो 1 डिग्री अल्कोहल, जस्ट अभी हमने सीखा है कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। RCHO को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दो, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहानी रुकेगी नहीं, जैसे खेलना चाहेंगे वैसे खेलेंगे। बात आ रही समझ में। ऑल्दो मैंने अभी आपको सिर्फ कन्वर्जन यहीं पे रुकवा दिया क्योंकि अभी हम अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक, जब हम कन्वर्जन्स करते हैं तो हमारा दिमाग डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, बिल्कुल हर तरीके से डाइवर्सिफाइड कि क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं। एक एग्जांपल से इस बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लेट्स से आपको बोला गया हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनॉल फ्रॉम मिथेनॉल। आई रिपीट, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनॉल फ्रॉम मिथेनॉल। सबसे पहली एंड इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप कोई भी कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन करो, बहुत तमीज से बात को सुनना, जब भी आप कोई भी कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन करो तो जिस कंपाउंड से जो बनाने को बोल रहा है सबसे पहले आप वो लिख लो आमने सामने, तब आपका दिमाग ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को एनालाइज कर पाता है। फैक्ट है ये। आपने देखा सर मिथेनॉल है, इथेनॉल है, अल्कोहल है, अल्कोहल है, कोई फर्क नहीं, बस कार्बन का नंबर बढ़ रहा है और साथ में डिग्री चेंज नहीं हो रही। ये भी प्राइमरी अल्कोहल, ये भी प्राइमरी अल्कोहल। तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि सर ने बताया था कि द एग्जैक्ट रोड मैप इज कि कैसे भी कर साइनाइड ग्रुप का इंट्रोडक्शन करना है। तो देख लेते हैं चेन रिएक्शन क्या बनेगी। मैंने मिथेनॉल की रिएक्शन करवाई HI के साथ, HI करवाने के बाद ये आयोडोमीथेन में कन्वर्ट हो गया, आयोडोमीथेन के ऊपर KCN लगा दिया, CH3CN बन गया, इथेन नाइट्राइल बोल सकते हैं या फिर इसको मिथाइल साइनाइड भी बोल सकते हैं, चॉइस इज योर्स। इसके ऊपर लगा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किसमें कन्वर्ट हो गया, CH3CH2NH2, इथेन अमीन बन गया। और फाइनली इथेन अमीन के ऊपर HNO2 लगा दो, निट्रस एसिड लगा दो, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। बात खत्म हो गया। देखो मिथेनॉल से इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया, डिग्री भी सेम है और साथ के साथ असेंडिंग ऑफ सीरीज भी हो गई। बहुत सिंपल बात, बहुत सिंपल बात। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं इसके बाद सेकंड एस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन विच इज डिसेंडिंग ऑफ सीरीज। डिसेंडिंग ऑफ सीरीज, बेटा जो बच्चे रेफरेंस फॉलो करते हैं, मुझे पता है उनमें से कुछ बच्चों ने रोड मैप रट रखा है
लेकिन टेक्निकली अगर आप बुक फॉलो करोगे ना तो आपको एक रोड मैप बताया जाएगा, मैं आपको मल्टीपल रोड मैप बता सकता हूं। और मैं क्या, आप खुद एनालाइज कर पाओगे कि अगर आपको सारे प्रिपरेशन मेथड और सारी केमिकल प्रॉपर्टीज के फ्लोचार्ट याद है तो आप जैसे खेलना चाहोगे खेलोगे, आपके हाथ में कमांड होगी, जैसे खेलना चाहोगे खेलोगे, आपके पास मल्टीपल अप्रोच होगी और वही बच्चा अल्टीमेटली जेई मेंस में विदाउट एनी स्पेसिफिक कोचिंग बड़े आराम से ऑर्गेनिक अटेम्प्ट करके आ जाता है। बहुत सिंपल होता है, कोई बहुत टफ बात नहीं है। फिर भी जरा देखते हैं डिसेंडिंग ऑफ सीरीज का मतलब क्या है। पेरेंट कंपाउंड के कंपैरिजन में प्रोडक्ट के अंदर कार्बन का नंबर कम होगा। अगेन इसको भी हम एक जीआर से लेके चलेंगे। लेट्स से मैंने RCH2OH लिया, स्पेसिफिकली अभी अल्कोहल का डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने RCH2OH लिया। हमने जस्ट अभी सीखा है इसी लेक्चर के अंदर, सर अगर इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे तो ये सेम कार्बन वाला एल्डिहाइड बन जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल है ना, तो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे सेम कार्बन वाला एल्डिहाइड, और इसको अगर फर्दर ऑक्सीडाइज कर दे तो सेम कार्बन का क्या बन जाएगा, एसिड। क्या बन जाएगा, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस साल सिलेबस में नहीं है बट आपको 11th स्टैंडर्ड में एक रिएक्शन बताई जाती थी कि एसिड का रिएक्शन अगर आप NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करवा दो फॉलोड बाय हीटिंग। बहुत तमीज से बात को सुनना, अगर आप एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करवा दो फॉलोड बाय हीटिंग, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जैसे सोडा, लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे लाइम, डीकार्बोक्सिलेशन। वाई द नेम डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि CO2 ग्रुप यहां से लॉस हो जाएगा और अगर ये पूरा CO2 ग्रुप निकल गया सो योर मेन प्रोडक्ट फॉर्म विल बी RH। क्या बन गया, RH, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन क्या बन गया, एल्केन। अब इस एल्केन का हमें पता है अगर मैं रिएक्शन Cl2 के साथ करवा दूं इन प्रेजेंस ऑफ HNu, तो हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड, सर दिस हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, क्लोरीन ग्रुप, और बस कुछ नहीं बचा। सर इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करवा दीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का। बात खत्म। देखो कंपेयर करो रिएक्टेंट से, ये CH2 ग्रुप गायब हो गया, मतलब द प्रोडक्ट इज फाउंड विद लेस कार्बन एज कंपेयर टू पेरेंट कंपाउंड, डिसेंडिंग ऑफ सीरीज। बट इसके अलावा एक और पॉसिबल ऑप्शन है, इस रोड मैप के अलावा या फिर इस पाथवे के अलावा एक और पॉसिबल ऑप्शन है। कौन सा, उसके लिए आपको कम से कम एसिड तक तो आना ही पड़ेगा। आई रिपीट, आपको उसके लिए कम से कम एसिड तक तो आना पड़ेगा। इस रास्ते के अलावा तमीज से ऑब्जर्व करना, अगर मैं एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा दूं फॉलोड बाय हीटिंग, अगर मैं एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा दूं फॉलोड बाय हीटिंग तो क्या बनेगा, वो बताने के लिए अगर आपने अमीन्स वाली वीडियो देखी तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखी हुई तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। नेचर से सारा आंसर आ जाएगा, नेचर से। ये एसिड है बाय नेचर, अमोनिया बाय नेचर क्या होता है, सर बेस प्रेजेंट होता है। तमीज से चीजों को सुनना, ये एसिड है बाय नेचर, ये बाय नेचर क्या होता है, बेस। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, क्यों, ये लोन पेयर अपने हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ RCOO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। ये बन गया अमोनियम सॉल्ट। क्या बन गया, अमोनियम सॉल्ट। और अगर इस अमोनियम सॉल्ट को हीट कर दिया जाए, तमीज से बातों को सुनना, अगर इस अमोनियम सॉल्ट को हीट कर दिया जाए तो सर यहां से एक ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन का लॉस होगा। आई रिपीट, यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से 2 हाइड्रोजन का लॉस होगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। क्या बन गया, अमाइड। बस यही तो हमें सीखना था। मतलब यहां पे मैं दोनों बातें इलेबोरेट करके लिख देता हूं ताकि आप सीख जाओ। यहां से ये हटा रहा हूं मैं, आप सीख जाओ ताकि एक बार में अगर चीजें ग्रेस्प नहीं हो पा रही तो 2 स्टेप में सीख जाओ चीजों को कि सर पहले तो अमोनियम सॉल्ट बनेगा RCONH4। अगर मैंने डेल्टा नहीं लगाया तो, अगर मैंने हीट नहीं किया तो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हीट का साइन लगा देता तो साइमल्टेनियसली सीधा यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट ना बनाकर डायरेक्टली अमाइड लिख देते। बट आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले अमोनियम सॉल्ट बनाया और अमोनियम सॉल्ट को हीट कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइड में, RCONH2 में। बस अब तो कुछ नहीं है। सर ये अमाइड बन गया, अमाइड का हॉफमैन ब्रोमाइड करवा दीजिए, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KH। याद है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड, ये पूरा का पूरा CO ग्रुप हट जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो गया, RNH2 में। किस में कन्वर्ट हो गया, RNH2 में, प्राइमरी अमीन। और प्राइमरी अमीन के ऊपर HNO2 लगा दो, क्या लगा दो, HNO2, तो क्या बन जाएगा, सेम कार्बन वाला अल्कोहल। बात खत्म हो गई। आप ऑब्जर्व करो, दोनों रोड मैप मैंने आपको बता दिए। बहुत पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं लेकिन मैंने आपको दोनों रोड मैप बता दिए, जो भी आपके दिमाग में रहे वैसे आप डिसेंडिंग कर सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना, आपके पूरे सिलेबस में डिसेंडिंग करवाने के 2 बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज इधर सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन और हॉफमैन ब्रोमाइड। दोनों में से कोई भी अप्रोच लगा लो लेकिन लिमिटेड अप्रोच रखो तो आप फटाफट से रिएक्शंस करते चले जाओगे। हाँ जी, सो आफ्टर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ सीरीज, अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड एस्पेक्ट, एंड थर्ड एस्पेक्ट इज बेस्ड ऑन चेंज इन डिग्री ऑफ कंपाउंड। चेंज इन डिग्री ऑफ कंपाउंड, कि जब हमें कंपाउंड की डिग्री चेंज करनी हो, और डिग्री ऑफ कंपाउंड चेंज करने में सबसे पहला एस्पेक्ट इज कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री इंटू 2 डिग्री। अब मैं 1 डिग्री इंटू 2 डिग्री बोल रहा हूँ, ना तो मैं अल्कोहल बोल रहा हूँ, ना ही मैं अमीन बोल रहा हूँ, ना ही मैं एल्केन बोल रहा हूँ। सिंपली मैं क्या बोल रहा हूँ, कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री इंटू 2 डिग्री। फटाफट से देख लेते हैं कि डिग्री कैसे चेंज करते हैं।
सबसे पहले आ जाएगा Gr, मैंने फॉर एग्जांपल सबसे पहले ले लिया RCH2CH2OH, ये हमारा 1 डिग्री का अल्कोहल प्रेजेंट हो गया। इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 443 केल्विन। हमें पता है, जस्ट अभी हमने वीडियो में देखा है कि सर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाएंगे तो ये वाला हो गया हमारा अल्फा कार्बन, ये वाला हो गया बीटा कार्बन, और सर ऐसा करवाने पर एसिडिक डिहाइड्रेशन हो जाएगा लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। क्या बन जाएगा? एल्कीन। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कुछ नहीं, बस एल्कीन एक बार बन गया, एल्कीन के ऊपर एसिडिक हाइड्रेशन करवा दो। तमीज से बातों को सुनना, पहले आपने एसिडिक डिहाइड्रेशन करा लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, और उसके बाद एसिडिक हाइड्रेशन करा। और हमें पता है जब एसिड की बेंड्स में हाइड्रेशन होगा देन मार्कोवनिकोव्स रूल को फॉलो करते हुए OH ग्रुप का अटैचमेंट होगा लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ RCHOH एंड CH3। बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। बहुत सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल बात। बट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके साथ में डिस्कस करते हैं कि इन केस अगर हमें 1 डिग्री अल्कोहल की जगह 1 डिग्री हेलोएल्केन गिवन हो, आई रिपीट 1 डिग्री अल्कोहल की जगह 1 डिग्री हेलोएल्केन गिवन हो, तो उस केस में अगर हमें 2 डिग्री हेलोएल्केन करना हो तो क्या फर्क आता है? सेम पाथवे। अगर मैंने हेलोएल्केन की रिएक्शन अल्कोहलिक QH के साथ करवा दी, आपको एक ऐसे याद होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद नेक्स्ट ब्रांच बीटा एलिमिनेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज के सेकंड ब्रांच बीटा एलिमिनेशन के अल्कोहलिक QH पे करवाने पर यहां पे भी सर ये अल्फा, यहां पे भी बीटा, रूल तो नहीं बदलेगा। हेलोजन का लॉस, हाइड्रोजन का लॉस, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? अगेन एल्कीन। आप ऑब्जर्व करो, पहला स्टेप दोनों में कॉमन है कि अगर आपको डिग्री चेंज करनी है 1 से 2 में कन्वर्ट करना है तो कैसे भी करके पहले आपको एल्कीन बनाना ही बनाना पड़ेगा। फिक्स्ड रोड मैप, 1 डिग्री से 2 डिग्री का बनाना है, कैसे भी करके आप किसका फॉर्मेशन कर लो? एल्कीन का। अब इसके बाद हमारे पास दोनों पॉसिबल अप्रोच हैं। मैं आपको शॉर्ट पाथवे बता रहा हूं और एक थोड़ा सा लंबा पाथवे बता रहा हूं, जो आपको सही लगे वैसे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर डायरेक्टली मैंने इसके ऊपर, सॉरी एक ही पाथवे है इसमें, नॉट 2 पाथवे, वो डिग्री दूसरी होगी, तो इसके ऊपर डायरेक्टली अगर हमने HBr लगा लिया, सिंपली अगर HBr लगा लिया तो हमें पता है सर अगेन मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो होगा और ब्रोमीन का अटैचमेंट कहां पे हो जाएगा? इस कार्बन पे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ RCHBr एंड CH3। अभी भी क्या बन गया? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बहुत सिंपल सी बात। सर 1 डिग्री को 2 में कन्वर्ट करना है तो पहले है कैसे भी करके एल्कीन बना लिया जाए। अगर अल्कोहल होगा तो एसिडिक डिहाइड्रेशन, और अगर हेलोएल्केन होगा तो बीटा एलिमिनेशन। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके साथ साथ में कि 1 to 2 तो सीख लिया, लेकिन क्या सर 2 to 1 भी पूछा जा सकता है? डेफिनेटली 2 डिग्री कंपाउंड को 1 डिग्री में कन्वर्ट करने को भी बोला जा सकता है। ऐसे केस में क्या करेंगे इसको भी समझते हैं Gr से। अब नेक्स्ट एक्सपेक्ट हम इसके बाद सीख रहे हैं 2 डिग्री को 1 डिग्री में कन्वर्जन। ऑलमोस्ट सेम बात है, बस माइनर सा डिफरेंस। पहला स्टेप विल स्टिल रिमेन कांस्टेंट। एग्जांपल से ही बातों को समझेंगे सर। RCHOH, अब क्योंकि शुरुआत ही किससे हो रही है? 2 डिग्री अल्कोहल से। RCHOH CH3 कौन सी डिग्री का अल्कोहल हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल। अगेन इसके ऊपर आप क्या लगा दो? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443। बता दिया कि टेम्परेचर का बहुत ज्यादा रोल है। अगेन बीटा एलिमिनेशन होगा लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ RCH डबल बॉन्ड CH2। क्या बन गया? एल्कीन बन गया। अब क्योंकि हमें फर्स्ट पोजीशन पर लाना है, यहां से एल्कीन बन गया। अब क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर हमें फंक्शनल ग्रुप लाना है तो यहां पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब वो दोनों पाथवे हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि यहां पे हमारे पास दोनों पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी, बहुत तमीज से पहचानिएगा, सीख चुके हैं आप। अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी B2H6 के साथ फॉलोड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस H2O2, या फिर सीधा आप बोल सकते हो हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, तो सर कुछ नहीं करना, एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग OH ग्रुप का एडिशन हो जाएगा लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ RCH2CH2OH। कौन से डिग्री का कंपाउंड बन गया? 1 डिग्री का। 2 डिग्री से बन गया 1 डिग्री का कंपाउंड। लेकिन एक और पॉसिबल अप्रोच कि सर अगर ये वाला पाथ में मैं फॉलो अप करूं तो क्या इससे और भी कोई पॉसिबल रास्ता होता है? डेफिनेटली। अगर इसके ऊपर हम लगा दें HBr इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड, पहचानिए इसको, ये भी आप सीख चुके हैं पहले चैप्टर में, बेंजोइल परऑक्साइड। तो सर HBr अगर एब्सेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड होता तो मार्कोवनिकोव्स, लेकिन परऑक्साइड हो गया तो एंटी मार्कोवनिकोव्स या फिर खराश इफेक्ट या फिर आल्सो नोन एज परऑक्साइड इफेक्ट। तो किसका अटैचमेंट हो जाएगा? RCH2CH2Br, और सर उसके बाद एक्वस NaOH लगा दिया जाए तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? RCH2CH2OH। अभी भी कौन से डिग्री का अल्कोहल बन गया? 1 डिग्री का। ये वाली अप्रोच बताने का मेरा एक और मकसद था, एक और मोटिव था कि अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें Br गिवन होता, तब इससे बातों को सुनना, अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें Br गिवन होता, दोनों अप्रोच बता दिए इसलिए, तो Br का अल्कोहलिक QH के साथ अगेन एल्कीन बनता, Br का अल्कोहलिक QH के साथ अगेन एल्कीन बनता। और अगर हमें बनाना ही हेलोएल्केन है तो एल्कीन के बाद उसके ऊपर HBr लगा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो भी किसका अटैचमेंट हो जाएगा? फर्स्ट पोजीशन पर Br का। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं।
तो दिस वाज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ ईदर 1 डिग्री इंटू 2 डिग्री और 2 डिग्री इंटू 1 डिग्री। मतलब सर 1 डिग्री को 2 में कन्वर्ट करना हो या 2 को 1 में कन्वर्ट करना हो, ये बात तो फैक्ट है कि पहले एल्कीन बनाना ही पड़ेगा, एल्कीन तो बनाना ही पड़ेगा। अब अगर एल्कोहल है तो एसिडिक हाइड्रेशन से, और अगर हेलो एल्केन है तो बीटा एलिमिनेशन से। और एक बार एल्कीन बन गया उसके बाद हमें इतना दिमाग लगाना है कि अगर मार्कोवनिकोव्स लगा देंगे तो 1 डिग्री 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर एंटी मार्कोनी लगा देंगे तो 2 डिग्री 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो बस फाइनली इसके बाद लास्ट कन्वर्जन हमें सीखना है, कन्वर्जन ऑफ 2 डिग्री इंटू 3 डिग्री, 2 डिग्री इंटू 3 डिग्री। बट एक इंपॉर्टेंट बात बहुत तमीज से सुनिएगा, 2 डिग्री कंपाउंड का 3 डिग्री में कन्वर्जन विदाउट इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन पॉसिबल नहीं है। बहुत तमीज से बात को सुनिएगा, चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर लेना जितने भी क्वेश्चन ट्राई करो। 2 डिग्री का 3 डिग्री में कन्वर्जन विदाउट इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन पॉसिबल नहीं है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सीख लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात। लास्ट कन्वर्जन हो जाएगा ये, कन्वर्जन ऑफ 2 डिग्री इंटू 3 डिग्री। देखिए जरा GR देखते हैं। तो हमें बोला RCHOH गिवन है और यहाँ पे आ गया CH3। कौन से डिग्री का अल्कोहल है? 2 डिग्री का। मुझे पता है, हमने अभी वीडियो में देखा है कि अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो इसके ऑक्सीडेशन करवाने पर ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर सेम कार्बन वाले कीटोन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेम कार्बन वाले कीटोन में। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं? अब सेम कार्बन वाला कीटोन बन गया, उसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना। प्रिपरेशन मेथड में हम सीख के आए हैं कि अगर मैं इसके ऊपर RMJBr लगा दूं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो सीधा ट्रिक क्या कहती है? सर कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच कर दो और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच कर दो। तो कर देते हैं, RC नीचे कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन के साथ OH ग्रुप, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था। तो भैया चेक कर लो कौन से डिग्री का अल्कोहल बन गया है? 3 डिग्री का। कौन से डिग्री का? 3 डिग्री का। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, चाहो तो क्रॉस वेरीफाई करो। सर यहाँ पे RCHCH3, RCCH3, ये वाले कार्बन तो सेम हो गए पेरेंट कंपाउंड जैसे, बट एक एल्काइल ग्रुप बढ़ गया जो कहां से आएगा? ग्रिग्नार्ड से। R डैश लिया मैंने दोनों जगह पर ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि सर एक एल्काइल ग्रुप बढ़ जाएगा जो कहां से आएगा? ग्रिग्नार्ड से। मतलब 2 डिग्री कंपाउंड्स का 3 डिग्री कंपाउंड्स में कन्वर्जन विदाउट इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन पॉसिबल नहीं है। कार्बन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब भी आप कंपैरिजन करो, सबसे पहला काम आप चेक करना क्या डिग्री में फर्क आ रहा है। डिग्री में फर्क आने के बाद ये भी चेक करो क्या कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन का नंबर डिग्री चेंज होने के साथ बढ़े। दोनों बातें रिलेट कर लेते हैं। कार्बन का नंबर डिग्री के चेंज हुए बिना बढ़े तो साइनाइड इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन, और अगर कार्बन का नंबर डिग्री चेंज होने के साथ बढ़े तो द ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज ग्रिग्नार्ड। एग्जाम्पल ले लेते हैं इस बात का कि लेट से आपको कंपाउंड दे दिया CH3 CHOH CH3, क्या नाम है इसका? प्रोपेन टू ऑल। क्या नाम है इसका? प्रोपेन टू ऑल। और आपसे बोला जाए प्रोपेन टू ऑल से 3 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल बनाइए। आई रिपीट, सॉरी नॉट 3 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल बनाइए। प्रोपेन टू ऑल से 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल बनाइए। तो क्या करेंगे, चेक करते हैं। सर ये 2 डिग्री, पहले तो डिग्री कंपेयर करिए। सर ये 2 डिग्री और ये कौन सी डिग्री का? 3 डिग्री का। सर नंबर ऑफ कार्बन इज 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन इज 1 2 3 4, एक कार्बन बढ़ गया। तो पक्की बात डिग्री कन्वर्जन हो रहा है, कार्बन भी बढ़ रहे हैं, ग्रिग्नार्ड लगाना है। लेकिन सर एक परेशानी है। क्या परेशानी है? कि सर ग्रिग्नार्ड तो हमेशा किसके ऊपर लगता है? एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर। तो पहले हमें अपने अल्कोहल को कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा किस में कन्वर्ट होता है? कीटोन में। क्या बन गया? एसीटोन। बस कितने कार्बन का फर्क था? सर 3 4, एक कार्बन का फर्क है, तो एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड CH3 MgBr फॉलोड बाय hydrolysis. So product form will be CH3 COH CH3 and CH3. Simple as that. आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? तो बस ये लास्ट एस्पेक्ट था हमारा कन्वर्जन का कि 2 डिग्री को 3 डिग्री से कन्वर्ट करना हो तो सर कार्बन का नंबर बढ़ाए बिना पॉसिबल नहीं है, और पहले गिवन अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करो, क्योंकि ग्रिग्नार्ड हमेशा एल्डिहाइड कीटोन पे ही रिएक्ट करता है। आ गई बात समझ में? तो बस इसके बाद एक लास्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड फॉर अल्कोहल्स इज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। बट टू बी वेरी जेन्युइन, मैं आपको पहले बोल रहा हूं कि बोर्ड में अगर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आया तो 90% केसेस में या तो वो अमीन्स वाले चैप्टर से आता है या फिर वो एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से आता है। बार बार बोल रहा हूं, चेक कर लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, बोर्ड के बाद आकर ये वीडियो चेक कर लेना कि सर ने क्या बोला था कि अगर बोर्ड में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आता है तो या तो वो एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से आता है या फिर वो आता है अमीन्स वाले चैप्टर में। मेजॉरिटी केसेस में समझ गए बात को? तो आओ देखिए फटाफट से डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। बहुत बच्चों वाला टेस्ट है, बहुत ही इजी, और टेस्ट का नाम है लूकास टेस्ट। कौन सा टेस्ट?
लूकास टेस्ट, हाँ जी आप सही ग्रेस्प कर पा रहे हैं चीजों को सर। यहाँ पे लूकास रिएजेंट का ही इस्तेमाल होगा। कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होगा? लूकास रिएजेंट, मतलब वही लूकास रिएजेंट वाली रिएक्शन लिखनी है। पहले रिएक्शन लिखते हैं फिर चीजों को समझेंगे कि अगर 1 डिग्री एल्कोहल के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 लगा दिया तो सर प्रोडक्ट तो बनेगा, प्रोडक्ट तो बनेगा, बट टर्बिडिटी इज ऑब्टेन्ड, आई रिपीट, टर्बिडिटी इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 15 मिनट। सर ये टर्बिडिटी क्या वाला है? टर्बिडिटी इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ, आप बोल सकते हो कि उसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर आप बोल दो कि झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी। और टर्बिडिटी इंडिकेट करती है कि रिएक्शन हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना रिएक्शंस के, केमिकल रिएक्शंस के, तो हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन हो चुकी है? तो सर जब 1 डिग्री अल्कोहल के बीकर के अंदर आप लूकास रिएजेंट डालोगे तो 15 मिनट बाद जाकर कुछ टर्बिडिटी ऑब्टेन होना स्टार्ट हो जाएगी जो इंडिकेट करेगी कि प्रोडक्ट बन चुका है। बट कितने टाइम बाद? 15 मिनट बाद, जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया और अगेन उसके बीकर में भी लूकास रिएजेंट डाल दिया तो सर अभी भी टर्बिडिटी ऑब्टेन होगी, अभी भी होगी, बट नॉट आफ्टर 15 मिनट्स बट आफ्टर 5 मिनट्स। कंपैरेटिवली जल्दी हो रही है, और जल्दी टर्बिडिटी ऑब्टेन हो रही है मतलब 2 डिग्री अल्कोहल जल्दी कन्वर्ट हो रहे हैं, टाइम कम लग रहा है मतलब जल्दी कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। फाइनली अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल के बीकर के अंदर लूकास रिएजेंट डालते हो HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 तो टर्बिडिटी इज ऑब्टेन्ड इमीडिएटली। बहुत इंपॉर्टेंट बात, टर्बिडिटी इज ऑब्टेन्ड इमीडिएटली, मतलब तुरंत के तुरंत रिएक्शन हो रही है। ऐसा क्यों सर? हमें कैसे पता चलेगा? तो आप याद करो, जब आपने लूकास रिएजेंट वाली रिएक्शन पढ़ी है, जब आपने ग्रूव्स रिएक्शन पढ़ी है, तब आपको अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या बताया था? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। हाँ सर शायद बताया तो था, अगर भूल रहे हैं तो जाकर वापस से देख लेंगे फ्लैशबैक में। बट ऐसा क्यों? उसका रीजन इज बिकॉज अल्कोहल्स का हेलो एल्केन्स में कन्वर्जन बाय रिएक्शन विद लूकास रिएजेंट फॉलोज द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब ये रिएक्शन कार्बोकेटायन के बने हुए रास्ते से होकर गुजरती है। और हमें पता है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। देयरफॉर 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई रिपीट, देयरफॉर 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनको जिस कार्बोकेटायन से होकर गुजरना है वो कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल है, तो आसानी से कार्बोकेटायन बनेगा और जल्दी वो फाइनल प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल को जिस कार्बोकेटायन से होकर गुजरना है वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है, तो उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है प्रोडक्ट को बनाने में। और क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल का कार्बोकेटायन जो बनता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, तो उसको प्रोडक्ट बनाने में 15 मिनट तक का समय लग सकता है। आ गई बात समझ में? अब इसके अलावा एक टेस्ट और होता है अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने को, विक्टर मेयर टेस्ट, बट क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है नहीं बोर्ड्स में, तो हमें डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सो फाइनली दिस वाज ऑल अबाउट द एंटायर पॉसिबल एस्पेक्ट, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बोर्ड्स में आ सकते हैं, अश्योरेंस के साथ। बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आप चीजों को बाद में चेक कर सको कि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। आपने तमीज से चीजों को सीखा है तो आपको अपने आप कन्वर्जन आ जाएंगे। आप देखना, आप जितने भी अमीन चैप्टर के कन्वर्जन करोगे असेंडिंग डिसेंडिंग, तो जो आपको पॉसिबल रोड मैप बताए हैं वही अप्लाई हो होंगे, चाहे आप अल्कोहल के करना, चाहे आप हेलो एल्केन्स के कर लेना। एल्डिहाइड कीटोन्स में कुछ एक्स्ट्रा 2-3 बातें होती है, बट अगेन जो 2 डिग्री से 3 डिग्री कन्वर्जन बताया है वो बार बार आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्जन में जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको तमीज से तैयार करना। अब इसके बाद वाली वीडियो के अंदर हम फिनॉल और ईथर का डिस्कशन करेंगे, उसको तमीज से सीखेंगे। इसको तमीज से प्रिपेयर करो एंड टिल देन ऑल द बेस्ट।